अगला दिन आन्या किचन में सभी के लिए चाय बना रही थी। तभी पीछे से कोई उसके आंखों पर हाथ रख लेता है। आन्या कुछ कहने ही जाती है, तभी कोई बोलता है, बताओ कौन हूं मैं। आन्या स्माइल करते हुए बोलती है, आप मेरे छोटे से प्यारे देवर जी है। पीछे जो कि राहुल खड़ा था, वो खुश होते हुए आन्या के सामने आते ही बोलता है, क्या सच में आपने मुझे पहचान लिया था। आन्या उसे हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, हर इंसान की पहचान आवाज होती है, और इतना प्यारा आवाज सिर्फ आप ही का है, तो भला मैं आपको कैसे नहीं पहचानती। राहुल खुश हो जाता है और आन्या को साइड हग करते हुए बोलता है, ओके ओके, आप क्या बना रहे हो। आन्या चाय की तरफ इशारा करती है। राहुल मुंह बनाता है, आपको नहीं लगता आप बहुत जल्दी जल्दी हाउसवाइफ बनने की कोशिश कर रही है। आन्या उसकी तरफ रोनी सूरत बना हाँ में सिर हिलाती है, तो राहुल किचन के स्लैब पर बैठ बोलता है, ये तो बहुत बुरा जो रहा है। आप यहाँ पर आए हो, आपको तो यहाँ पर घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आन्या की आंखें चमक जाती है, वो एक्साइटेड होकर बोलती है, क्या हम यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। राहुल अपने कॉलर को ठीक करते हुए, हाँ आप जा सकती हैं। राहुल अंडरस्कोर पर एक प्रॉब्लम है। आन्या उसकी तरफ देखती है तो राहुल बोलता है, आपको इस बारे में भाई से बात करना होगा। आन्या थोड़ा सा मुंह बना बोलती है, पर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे। तो राहुल आन्या को उकसाते हुए बोलता है, आप उनकी वाइफ हो, आप तो उनको हक से कुछ भी मांग सकती हो, तो ये घूमने की परमिशन कौन सी बड़ी चीज है। प्लीज आप आदित्य भाई से बात कर लो और मैं दादाजी की परमिशन दादी से दिलवाता हूँ। आप अपने सभी फ्रेंड को बुला लीजिएगा, हम खूब मस्ती करेंगे। सब वेद भाई और अर्जुन भाई को भी साथ में ले लेंगे। आदित्य भाई का तो कोई भरोसा ही नहीं है कि वह जा पाएंगे। आन्या की भी आंखें चमक जाती है राहुल की बात सुनकर। उसके अंदर भी बाहर जाने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि उससे शादी को लगभग 1 महीने होने वाले थे और घर से बाहर तक नहीं गई थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी लोग इस समय ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादाजी एक नजर आदित्य को देखते और फिर अपना सिर नीचे कर ब्रेकफास्ट करने लगते। ये हरकत वह कब से कर रहे थे। वहीं बगल में बैठी दादी उनको कब से नोटिस कर रही थी। क्या हुआ, आपको कुछ पूछना है आदित्य से। सभी लोग दादाजी की तरफ देखने लगते हैं, तो दादाजी अपनी हल्की सी घबराहट छुपाते हुए थोड़े कड़क लहजे में कहते हैं, हमें कुछ पूछना होगा तो हम डायरेक्ट पूछ लेंगे। तभी आदित्य अपना सैंडविच खाते हुए बोलता है, अगर पूछना होता तो कब से मेरा मुंह नहीं देख रहे होते। दादाजी अंडरस्कोर तुम। तभी पृथ्वीराज आदित्य से बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मैनर सीखना चाहिए, बड़ों से घर में कैसे बात करना चाहिए। यह सलीका शायद भूल गए हो तुम। तभी आदित्य बेफिक्री से बोलता है, जब घर के बड़े को ही किसी की इज्जत करनी ना आती हो तो घर के छोटे भी तो वही सीखेंगे। आदित्य का टोन वहां बैठे सभी लोग समझ रहे थे। आन्या तो बस कभी आदित्य को, कभी दादाजी को, कभी पृथ्वीराज को देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी। तभी विभा जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोलती है, बेटा यहाँ के हर आदमी को ईगो प्रॉब्लम है, तुम टेंशन मत लो। आन्या मुस्कुरा देती है। दादी पृथ्वीराज को डांटते हुए बोलती है, और आपको अपने बेटे से कैसे बात करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। पृथ्वीराज मुंह बनाते हुए, जब बेटा बेटा की तरह रहे तभी बेटा समझ आता है, और जब बेटा बाप बन जाए ना तब फिर उसे समझना बोलना कुछ नहीं आ सकता। ये बोल वो अपना खाना खाने लगते हैं। विभा जी के आंखों में हल्की सी नमी रहती है। इन दोनों बाप बेटे को देख उनकी नमी को आन्या भी देख पा रही थी। तभी दादाजी अपने आप को थोड़े कड़क आवाज में बोलते हैं, माइकल का फोन आया था। आदित्य उनकी तरफ देखने लगता है तो दादाजी बोलते हैं, उसे ऑर्डर बहुत पसंद आया है, वन नेक्स्ट ऑर्डर भी हमें देना चाहता है। आदित्य बेफिक्री से, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं कि इस ऑर्डर को आप पूरा करें। आदित्य अपना नाश्ता फिनिश करते हुए बोलता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका कहाँ मानूंगा। दादाजी गुस्से में दांत पीसते हुए बोलते हैं, क्योंकि आप हमसे छोटे हैं और आप हमारे पोते हैं। तभी आदित्य उनकी बात बीच में काटते हुए, जिसे आपने बरसों पहले अपने पोते के अधिकार से वंचित कर दिया था, जिसे आपने पोता मानने से भी इनकार कर दिया था, मेरे हिसाब से आपके और भी पोते घर पर हैं, आप उनसे उम्मीद करें, हमसे नहीं। ये बोल वो वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दादाजी के अंदर एक हल्की सी दर्द उभर जाती है, पर वह अपने बनाए गए व्यक्तित्व पर कोई भी प्रभाव आने नहीं देते हैं। दादी जी उनके हाथों पर अपना हाथ रख देती है और उन्हें सांत्वना अपने आंखों से देती है। दादाजी भी अपने खाना को छोड़ हाथ जोड़ वहां से उठ जाते हैं। दादा पोते के बीच ऐसी घमासान युद्ध देख किसी का खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर वहीं पर बैठा अर्जुन, जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपना खाना खाने में बिजी था, जिसे देख विभा जी उसे डांटते हुए बोलती है, अर्जुन ये क्या हरकत है। अर्जुन अंडरस्को क्या हुआ। तभी वीर उसे चपत लगाते हुए बोलता है, यहाँ किसी के मुंह में खाना नहीं जा रहा है, तुम्हारे अंदर भर भर कर जा रहा है। अर्जुन भी अपना खाना खाते हुए बोलता है, बहस उन दोनों लोग में हुई है तो इसमें मेरे खाने से क्या मतलब। कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि आदित्य और अर्जुन दोनों ही इस मामले में सेम थे। उन्हें अपना खाना प्रिय था, चाहे भूचाल ही क्यों ना जाए। आन्या भी अपने रूम में जाने लगती है तो राहुल उसे इशारा करता है। आन्या हाँ में सिर हिला आदित्य के पीछे चली जाती है। घर में बिजनेस में जब से यह सारी बातें हुई थी,
तिलक कहीं गायब था, या ये कह सकते हैं वो मुंह दिखाने लायक नहीं था। उसकी माँ अपने मायके गई हुई थी। इस समय सिर्फ आदित्य का ही फैमिली था। आन्या अपने कमरे में जाती है तो उसे चारों तरफ धुआं ही धुआं मिलता है। वो हल्का सा खसाने लगती है। वह देखती है तो आदित्य सोफे पर बैठकर सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। आन्या उसके पास जाती है और थोड़े गुस्से में बोलती है, हमने आपको मना किया था ना, आप सिगरेट नहीं पिए जी, फिर आप क्यों पी रहे हैं? आदित्य इस समय थोड़ा टेंशन और गुस्से में भी था। वो फिर से दूसरी सिगरेट अपने मुंह में डालते हुए बोलता है, मैं इस समय कोई बहस नहीं चाहता। आन्या गुस्से में आदित्य के पास जाती है और उसके सिगरेट का पैकेट और मुंह से सिगरेट छीनकर फेंक देती है। आन्या की ऐसी हरकत पर आदित्य गुस्से में आन्या को जोर से धक्का दे देता है। आन्या पीछे जमीन पर गिर जाती है। आदित्य गुस्से में बोलता है, एक बार बोल रहा हूं कि मुझे परेशान मत करो, तो तुम हो की बात समझ क्यों नहीं आती? ये बोल वो गुस्से में वहां से अपना मोबाइल उठा चला जाता है। उसके जाते ही आन्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। आन्या रोते हुए कहती है, मैंने तो सिर्फ आपके अच्छे के लिए कहा था, क्योंकि सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, पर आपने मुझसे इस तरीके से बात की। अब मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। आप बात करना भी चाहोगे तो भी नहीं करूंगी। आन्या रोते हुए बाथरूम में चली जाती है तो वहीं आदित्य कार लेकर मेंशन से बाहर चला जाता है। वही दरवाजा खुला रहने से कोई था जो आन्या और आदित्य के बीच हुई इस हरकत को देख लेता है और वो किसी को फोन कर इस बारे में बताता है। उधर से हंसने की आवाज आती है और बोलता है, बस ऐसे ही नजर रखे रहना और उन दोनों के बीच ही हर बात मुझे बताना। ये बोल वो इंसान फोन रख देता है और हंसते हुए अपने सामने लगी एक फोटो पर हाथ फिरते हुए बोलता है, बहुत जल्द मैं तुम्हें उस इंसान से दूर करूंगा। ये बोल एक सनकी की तरह उसके चेहरे को होठों को छूने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी। सुधा जी लंच टेबल पर कीर्ति को ना देख पूछती है, कृति क्यों नहीं आई? तभी आसिमा कहती है, मैं उसके रूम में गई थी बड़ी माँ, तो वो सोई हुई थी, उसे मैंने कहा पर वह नहीं आई। सुधा जी जाने ही वाली थी तभी आशिमा बोलती है, बड़ी माँ उसे आप रेस्ट करने दे। सुधा जी कुछ नहीं कहती, वहां पर बैठ जाती है। उन्हें थोड़ी कीर्ति टेंशन हो जाती है। तो वही सभी लोग लंच कर रहे थे और प्रकाश जी आशिमा को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी आशिमा को अपने ऊपर नजर पड़ने पर वो पूछती है, पापा क्या बात है? आप कुछ पूछना चाहते हैं? तभी प्रकाश जी बोलते हैं, आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा लेट नहीं हो रहा है आने में? आसमा उनकी बातों से हल्का सा सकपका जाती है और वो बोलती है, नहीं तो वो काम कुछ ज्यादा हो गया है ना, सिर्फ इसलिए। प्रकाश जी खाना खाते हुए, आज तुम ऑफिस से आते हुए मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम दोनों बाप बेटी आइसक्रीम खाते हुए आए। आसमा को प्रकाश जी का ये लॉजिक थोड़ा अजीब लगता है, पर वो बोलती है, पर पापा। प्रकाश जी थोड़ी तेज आवाज में, परवर कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आशिमा कुछ बोल नहीं पाती। वही अपने रूम में कीर्ति लेटी हुई थी। वो बिस्तर पर लेटी एकटक ऊपर सीलिंग को देख रही थी। उसके फोन पर काफी देर से कॉल आ रहा था। कीर्ति कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तभी वो अपना मोबाइल देखती है जिस पर पूरब के अब तक 80 कॉल आ चुके थे और न जाने कितने मैसेज। कीर्ति ये देख फोन एक साइड रख देती है और उसके आंखों से आंसू आ जाता है। वो फिर से बिस्तर ओढ़ अपनी आंखें बंद कर लेती है। रात का समय, वीर और आदित्य आज मीटिंग करने बाहर गए थे तो वो उधर से ही डिनर कर आने वाले थे। सभी लोग डिनर कर अपने अपने रूम में चले गए थे। रात के 11 बजे आदित्य की गाड़ी हवेली के अंदर आती है, जिसमें से वीर और आदित्य बाहर आते हैं। दोनों के चेहरे को देखकर लग रहा था कि कितने थके हुए हैं। वो अपने रूम की ओर जा ही रहे थे तभी आदित्य पीछे से वीर को बोलता है, जो कहा था मैंने वो काम हुआ? वीर को पहले तो समझ नहीं आता, तो अगले ही पल उसे याद आता है तो वह आदित्य को देखने लगता है और एक गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलता है। वीर जाने लगता है तो आदित्य बोलता है, पूरब मल्होत्रा इस बार चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर कुछ बड़ा करेगा। कीर्ति का ध्यान रखना। ये कह वो चला जाता है। वीर एक नजर आदित्य को देख अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही आदित्य अपने कमरे में जा दरवाजा लॉक कर देखता है तो रूम में अंधेरा था। वो लाइट ऑन कर चारों तरफ देखता है तो आन्या कहीं नहीं दिखती। वो सोचता है कि वो बालकनी में होगी। वो बाथरूम में कपड़े चेंज करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सांवर लेकर बाहर आता है। उसने इस समय सिर्फ एक लोअर पहनी हुई थी। आदित्य बालकनी में जाता है और दरवाजा खोलने लगता है तो दरवाजा बालकनी के दूसरे साइड से लॉक था। आदित्य आन्या से बोलता है, मिसेज राजवंश दरवाजा खोलो। आन्या जो झूले पर बैठी हुई थी, जिसे आदित्य देख पा रहा था, वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सामने की ओर देखती रहती है। आदित्य बार बार दरवाजा खटखटा रहा था। आदित्य कब से दरवाजा खोलने को बोल रहा था पर आन्या दरवाजा खोल नहीं रही थी। आदित्य को गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगता है कि आन्या ऐसी हरकत क्यों कर रही है। तभी उसको कुछ याद आता है और अपने सिर पर हाथ मलने लगता है। वो अपने ड्रॉ में जाकर चाबी निकाल बालकनी का दरवाजा खोलता है तो देखता है आन्या सामने की तरफ एकटक देख रही थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और कुछ आंसू सूख चुके थे। आदित्य आन्या के बगल में जाकर झूले पर बैठ जाता है। आन्या को जब महसूस होता है तो वो बगल में खिसक जाती है।
आदित्य फिर से उसके पास बैठ जाता है। ऐसे ही करते करते आन्या एक कदम कॉर्नर पर आ जाती है। वो उठकर जाने ही लगती है। आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नाराज हो। आन्या फिर भी कुछ नहीं बोलती। आदित्य उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। आदित्य के ऐसा करने से आन्या उसके खुले सीने से चिपक जाती है और उसे अंदर एक सिहरन सी महसूस होती है। आदित्य पीछे से आन्या की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने सीने से सताते हुए बोलता है, नाराज हो। आन्या कुछ नहीं बोलती। आन्या की चुप्पी आदित्य को खल रही थी। वो आन्या के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी। यह वर्ड सुनते ही आन्या के आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं जो आदित्य के हाथों पर गिर जाते हैं। आदित्य उसका चेहरा अपने तरफ करते हुए, मैं काफी ज्यादा गुस्सा में था, इसलिए ऐसा कर दिया। आन्या रोते हुए बोलती है, मैंने तो सिर्फ सिगरेट पीने के लिए मना किया था। आन्या की मासूमियत से भरी बात आदित्य उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा देता है। ठीक है, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, पर उसके लिए मुझे आपसे कुछ चाहिए। आन्या अपने आंसू पूछते हुए, क्या? आदित्य आन्या के होठों की तरफ इशारा करते हुए, मुझे इस नशे की आदत चाहिए, क्योंकि मैं बिना नशे का नहीं रह सकता। आन्या आदित्य के बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही उसे समझ आता है, वो अपनी नजरें नीची कर आदित्य के कंधे पर अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य उसके चेहरे पर को अपने सामने कर, तुम मुझे इस नशे की लत लगाओगी? आन्या शर्म से गड़ी जा रही थी, फिर वह हिम्मत कर बोलती है, अगर आप सिगरेट छोड़ देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, पर अगले ही पल उसकी भान में चढ़ जाती है। आन्या बोलती है, पर मेरी एक शर्त है। आदित्य पूछता है, क्या? तो आन्या घूमने की बात रख देती है। पहले तो आदित्य गुस्सा होता है, पर कुछ सोचकर वो आन्या को हामी भर देता है। आन्या खुशी से आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य, अब मेरी शर्त का क्या? आन्या जैसे ही यह सुनती है वो उठकर भागने वाली होती है। आदित्य उसे पकड़कर झूले पर लेटा कर उसके दोनों हाथों को ऊपर कर बिना वक्त गवाए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आन्या की सांसें काफी तेज चल रही थी, क्योंकि आदित्य का शर्टलेस होना उसे बहका रहा था। उसका हाथ आदित्य छोड़ अन्य को किस करने लगता है। आन्या अपने हाथ आदित्य के पीठ पर रख लेती है। आन्या अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी आदित्य बाथरूम से बाहर आता है और उसकी नजर आन्या पर पड़ती है, जो काफी खुश नजर आ रही थी। आदित्य की आंखें सिकुड़ जाती हैं। जिस तौलिया से अपने बदन को पोंछ रहा था, उसे हैंगर में टांगते हुए वह आन्या के पास जाता है, उसे पीछे से अपने बाहों में पकड़ लेता है। आन्या हल्की सी सहर जाती है, क्योंकि आदित्य नहा कर आया था और एकदम फ्रेश लग रहा था। उसने सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। वह आन्या के कान के पास जाते हुए बोलता है, मुझसे दूर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है ना? और इतनी खुश तो तुम मेरे साथ भी नहीं हुई। ये सुनते ही आन्या की स्माइल गायब हो जाती है और वो डरते हुए हकलाती हुई बोलती है, वो मैं जा रही थी बस इसलिए, और अपनी नजर नीचे कर लेती है। आदित्य आन्या के डरे हुए चेहरे को देख हंसने लगता है और उसके गाल पर किस कर लेता है। आन्या शर्म से अपने चेहरा नीचे कर लेती है, तो आदित्य उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोलता है, मिसेज राजवंश, लुक एट मी। आन्या उसकी तरफ देखती है तो आदित्य कहता है, अब हमारे बीच इतना तो रिश्ता आगे बढ़ गया है कि हम छोटी छोटी लम्हे एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। आन्या आदित्य को देखने लगती है तो आदित्य कहता है, आप 2 दिन की ट्रिप पर जा रही है, आपको नहीं लगता कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए? आन्या आदित्य के कहने का मतलब बखूबी समझ रही थी। आदित्य आन्या की आंखों में देख रहा था। आन्या आदित्य की चाहत को अच्छे से समझ रही थी। आन्या आदित्य की तरफ बढ़ती है। आदित्य मुस्कुरा रहा था। आन्या अपने हाथों से आदित्य की आंखों को ढक देती है। आदित्य कुछ बोलने ही वाला था, तभी आन्या आगे बढ़ आदित्य के गालों को किस कर वहां से भाग जाती है। आदित्य जो कुछ और ही उम्मीद कर रहा था, वो गुस्से में आन्या को देखता है तो आन्या वहां पर नहीं होती है। वो बोलता है, यह आपने अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। यह बोल वो तैयार होने चला जाता है, तो वहीं बाहर गाड़ी खड़ी हो चुकी थी। वीर, अर्जुन, राहुल बैठ चुके थे। आन्या भी जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। तभी विभा जी एक बड़ा सा बास्केट लाकर आन्या को देती है, जिसमें उन्होंने कुछ ड्राई चीजें और कुछ रास्ते के लिए बनाई थी वह देती है। आदित्य बालकनी से वीर और अर्जुन को कुछ इशारा करता है। दोनों हाँ में सिर हिला गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। आन्या विंडो से आदित्य को बालकनी में देख रही थी। उसे आदित्य बिना अच्छा नहीं लग रहा था, पर आदित्य ने जाने से मना कर दिया था। सभी लोग गोवा घूमने का प्लान बनाते हैं। राहुल अन्या से पूछता है, वैसे भाभी आपने किन किन लोगों को बुलाया है? आन्या खुश होते हुए बोलती है, मैं अपनी सिस्टर और अपनी फ्रेंड को बुलाई हूँ। वीर जो मोबाइल में कुछ कर रहा था, आन्या की बात सुन रुक जाता है, फिर पूछता है, आन्या उन लोगों कहाँ पर पिक करना है? आन्या अंडरस्को, भाई वो लोग डायरेक्ट वहीं पर मिलेंगे। वीर अंडरस्को, पर वो सब अकेले वहां पर कैसे? आन्या बोलती है, वो मेरा एक दोस्त है पीयूष, वही उन सभी को लेकर जा रहा है। कुछ देर बाद सभी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहां से गोवा के लिए निकल जाते हैं। राहुल रास्ते भर आन्या से बात करता जा रहा था और आन्या तो हमारी थी हो बातूनी। वो भले ही डर कर रहने लगी थी, पर कोई बात करने वाला मिल जाए तो वह किसी को छोड़ते नहीं थी।
वीर और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं तो अर्जुन कहता है अगर यहाँ पर आदित्य होता तो इस राहुल के बच्चे की खैर नहीं होती। तभी राहुल के कान खड़े हो जाते हैं अर्जुन की बात सुनकर। वो बोलता है क्या कहा आपने भाई? अर्जुन अंडरस्को मैं सोच रहा हूँ आदित्य क्यों नहीं आया। तभी राहुल बोलता है क्योंकि भाई जानते थे कि मैं भाभी को अच्छी कंपनी दे सकता हूँ। तभी अर्जुन मन में वो तो कुछ समय बाद पता चलेगा तो कितना अच्छी कंपनी दे सकता है। 1 घंटे बाद सभी लोग गोवा एयरलाइन पर उतर जाते हैं। आन्या वीर की मोबाइल ले वो एक नंबर डायल करती है और पूछती है कहाँ है तू? उधर से कुछ कहा जाता है। आन्या फोन रखती है और कहती है वो लोग होटल में पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद सभी होटल में पहुंच जाते हैं। सभी उतरकर जाने लगते हैं तभी अर्जुन वीर के पास जा सामान उतारते हुए बोलता है बिजनेसमैन माफिया से सीधे कुली बन गया हूं यह मैडम पता नहीं और क्या क्या करवाएंगे। वीर उसे घूर कर देखता है और बोलता है कब तक तुम अन्याय से ऐसी ही गुस्सा रहोगे और चिढ़ते रहोगे। अर्जुन बैग उतारते हुए पूरी लाइफ टाइम तक मेरा बस चलता तो इसका शक्ल भी ना देखूं, पर मजबूरी है कि आदित्य की पत्नी है ये कह वह बैग लिए अंदर चला जाता है। आन्या जिसने यह बात सुन ली थी उससे बहुत दुख होता है। वो मन में ठान लेती है कि वो पता कर रहेगी आखिर सभी को उससे प्रॉब्लम क्या है। तभी राहुल वॉशरूम का बोल किसी को कॉल कर बोलता है हम लोग गोवा पहुंच गए हैं। उधर से हंसने की आवाज आती है और बोलता है गुड तुम्हारा तोहफा तुम्हारे वापसी में इंतजार करेगा। राहुल खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू भाई। ये बोल वो जैसे ही मुड़ता है सामने अर्जुन को खड़ा पाता है और वो हड़बड़ा जाता है। अर्जुन अंडरस्को किससे बात कर रहा था तू? राहुल अंडरस्को किसी से तो नहीं भाई वो मेरा एक दोस्त था। ये बोल वह धीरे से निकल जाता है। अर्जुन मन में बोलता है इस पर नजर रखनी पड़ेगी। आदित्य ने जो रूम बुक की हुई थी आन्या उस रूम में जाती है तो वहां पर एक सोफे पर प्रिया और कीर्ति दोनों ही बैठी हुई होती थी। उन दोनों को देख आन्या दोनों के पास जाती है। कीर्ति भी जाकर आन्या के गले लग जाती है और उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर जा है। तभी आन्या बोलती है तू रो क्यों रही है? वो आपसे इतने दिन बाद मिल रही हूं आपसे इसलिए। आन्या कुछ नहीं कहती। कार्ड को स्वैप करने के बाद आन्या और बाकी सब अंदर चले जाते हैं। शाम का समय सभी आज के दिन शाम को समुद्र किनारे एंजॉय करने का सोचा था और वहीं पर डिनर भी करने का सोचा था। राहुल आकर आन्या के कमरे का डोर नॉक करता है। दरवाजा कीर्ति खोलती है। कीर्ति को देखते ही राहुल अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है हाय मैं तो मर गया कोई मुझे बचा लो। कीर्ति उसे अजीब नजरों से देखती है। तभी पीछे से आन्या बोलती है हाँ राहुल। राहुल अंदर आते हुए भाभी ये ब्यूटीफुल कौन है? आन्या हंसते हुए यह मेरी छोटी बहन है। राहुल जाए भाभी मैं आपसे नाराज हूँ। आन्या बोलती है क्यों? राहुल अंडरस्को आपको पहले बताना चाहिए ना कि आपकी बहन है तो मैं पहले कुछ प्लान बनाकर आता ना। पर कोई बात नहीं अभी भी देर नहीं हुआ है। राहुल अंडरस्को क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? कीर्ति बोलती है अभी हमें मिले 1 सेकंड भी नहीं हुआ और तुम दोस्ती करने आ गए। मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती। यह बोल वो अपना बैग उठाने चली जाती है। राहुल बोलता है इंटरेस्टिंग तुमको पटाने में मजा आएगा। तभी प्रिया हंसते हुए बोलती है इतना आसान नहीं है बच्चा उसको अपने जाल में फंसाना। राहुल प्रिया को देखते हुए बोलता है हाय ब्यूटीफुल तीन आप भी बहुत सुंदर है आप मुझसे दोस्ती करेंगे? प्रिया उसकी मासूमियत भरी बातें सुन उसके बालों को भी बिखेरती हुई बोलती है तुम कितने क्यूट हो। बेचारा राहुल का तो मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद सभी बाहर आते हैं। अर्जुन किसी से फोन पर बात कर रहा था तो वही वीर अपने फोन में कुछ कर रहा था या फिर यूं कहें कि वो करने का नाटक कर रहा था। तभी उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो अन्या प्रिया कीर्ति के साथ राहुल सब साथ में ही बाहर आ रहे थे। वीर कीर्ति को अपनी गहरी नजरों से देखने लगता है। उस दिन के बाद वीर कीर्ति को आज देख था। कीर्ति ने इस समय ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट जीन्स पहनी हुई थी। उसकी टी शर्ट से उसके हल्के हल्के पेट दिख रहे थे। उसकी टी शर्ट पूरा नेक तक था। कीर्ति हमेशा से फैशनेबल कपड़े पहनती थी। उसका इस तरह पूरा कपड़ा पहनना सभी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि कीर्ति हमेशा टॉमबॉय टाइप का ही कपड़ा पहनती थी। पीछे से पीयूष भी आता है। उसकी जगह नजर जैसे ही अर्जुन पर जाती है उसे हल्का सा डर लगने लगता है क्योंकि वो आंखें उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। पर वह ज्यादा ध्यान ना देते वो अन्य के पास चला जाता है। आदित्य से बात कर जैसे ही मुड़ता है सामने प्रिया अर्जुन को देख है भी तो रुक जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अर्जुन उसे एक इशारा करता है। अर्जुन को आन्या के साथ खड़ा देख प्रिया कुछ नहीं कहती और अर्जुन जिधर इशारा करता है उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उसी के साथ पीयूष और राहुल भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अर्जुन बैठ जाता है। तुम वहीं दूसरी गाड़ी में वीर ड्राइविंग सीट पर पीछे कीर्ति और आन्या बैठ जाती है। वीर मिरर से कीर्ति को ही देख रहा था। यह महसूस कर कीर्ति सीट पर अपनी पकड़ कसती जा रही थी और अपना सर नीचे किए बैठी थी। सभी की गाड़ियां निकल जाती है। उनकी गाड़ी निकलते ही पीछे एक गाड़ी उसका पीछा करते हुए निकल जाती है और उसमें से एक कॉल किसी आदमी को जाता है बॉस उनकी गाड़ी निकल चुकी है। उधर से अंडरस्को नजर रखना और मेरे आने से पहले कुछ मत करना ये बोल कॉल कट कर देता है। वो आदमी फोन रख बोलता है आ रहा हूं मिस आन्या कपूर आपसे मिलने बहुत जल्द।
शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने लगी थी। आन्या और प्रिया दोनों ही समुद्र के पानी में एंजॉय कर रहे थे। दोनों एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। तभी आन्या की नजर जाती है, जो रेत पर बैठ ढलते हुए सूरज को देख रही थी। आन्या को कृति का इस तरह चुप रहना काफी चुभ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी प्यारी बहन जो इतनी ज्यादा समझदार, चुलबुली थी, वो काफी चुप और शांत सी रहने लगी थी। चलना, कीर्ति तो इतनी शांत क्यों बैठी हुई है? कीर्ति बोलती है, नहीं दीदी मैं ठीक हूँ। आन्या कुछ नहीं सुनती, वो कीर्ति को खींच कर ले जाती है। कुछ देर में सभी आपस में मस्ती करने लगते हैं। तो वही पीयूष और राहुल सभी के लिए डिनर, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर की बोतल लेकर वहां पर आकर उन सभी को बुलाता है। हेलो मेरे दोस्तों, आ जाओ डिनर एंजॉय करते हैं। सभी जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। गोवा ऐसी जगह पर जहां समुद्र की लहरें, शांत माहौल, सभी कुछ कुछ दूरी पर अपना टेबल लगाए अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। एक अलग ही सुकून था वहां पर। कुछ दूर पर कार पर खड़ी थी, वहीं पर अर्जुन और वीर दोनों कार से टिक कर खड़े थे। अर्जुन उन सभी को देख वीर से बोलता है, तुम्हें नहीं लगता अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं? वीर अर्जुन को अजीब नजरों से देखता है, तो अर्जुन सामने की ओर इशारा करता है। वीर देखता है तो सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इन दोनों की तो किसी को फिक्र ही नहीं थी कि दोनों एग्जिस्ट भी करते हैं। अर्जुन तो बोल रहा था, लेकिन वीर की नजर सिर्फ और सिर्फ कीर्ति पर थी, जो सबके सामने हंसने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसके पीछे का दर्द और मायूसी सिर्फ वो देख पा रहा था। एक गहरी सांस ले आंखें बंद कर और दूसरी तरफ जाने लगा, तभी आन्या की आवाज आती है, भाई इधर आइए। वीर को बुलाने पर कीर्ति की हॉट बीट तेज होती है। दोनों ही वहां पर पहुंचते हैं तो आन्या उसे अपने बगल में बैठा देती है। वीर कीर्ति और आन्या के बीच में ही बैठा हुआ था। उसकी तरफ डिनर लगाते हुए बोलती है, भाई डिनर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अर्जुन बोलता है, आदित्य के ना रहने का खूब फायदा उठाया जा रहा है। कीर्ति अपना सिर नीचे कर अपना खाना खा रही थी। वीर के रहने से वो सही से खा भी नहीं पा रही थी। तभी आन्या चहकते हुए बोलती है, भाई यह मेरी दोस्त प्रिया और यह मेरी सिस्टर, आप तो इनसे घर पर मिल ही चुके होंगे। कीर्ति, ये है वीर भाई, तुम भी इन्हें भाई बुला सकती हो। वीर जो अपने मुंह में फ्राइड राइस डाल रहा था, उसे खांसी आ जाती है। आन्या की बात पर कीर्ति भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वीर के ज्यादा खांसने से कीर्ति उसकी तरफ पानी बढ़ा देती है, वो पानी पी लेता है। अर्जुन को देख प्रिया की हालत खराब थी, क्योंकि वो इतने दिन से प्रिया को कॉल कर रहा था और प्रिया उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। और अचानक अर्जुन को यहाँ पर देखने की उम्मीद प्रिया को नहीं थी। बाद में उसे पता चलता है कि अर्जुन आदित्य के साथ रहता है। हाँ, बस किसी तरह अपने आप को आन्या के आड़ में बचाए रखी थी, पर कब तक ये तो वही जाने। सभी डिनर कर लेते हैं। वीर आन्या से कहता है, चलो ज्यादा देर तक बाहर जाने की परमिशन है। आन्या का मुंह बन जाता है। वो थोड़ी देर में आती हूँ बोल थोड़ी दूर जाती है। जब वो देखती है कि सभी उन लोगों से काफी दूर पर है, तो वो रेत में कुछ बनाने लगती है। वो बनाकर जैसे ही पीछे हटकर बनाए हुए अपने कलाकृति को देखती है, उसे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने एक बड़ा सा दिल बनाया था और उसमें अपना और आदित्य का नाम भी था। उसे रेत पर यह बनाने का बहुत पहले से इच्छा थी, जिसको उसने आज पूरा किया था। वो पीछे की तरफ जा ही रही थी, तभी वो किसी से टकराकर स्लिप करने वाली थी कि कोई उसे अपने मजबूत से बाहों में पकड़ लेता है। उसे महसूस होता है कि वह नीचे नहीं गिरी है। कोई लंबा आदमी उसे अपनी बाहों के गिरफ्त में पकड़ा है। वो घूमकर उस इंसान को देखती है तो उसे पहचानने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वो उसे जाना पहचाना लग रहा था। और रात का समय होने से लाइट कम की वजह से उस इंसान को पहचान नहीं पा रही थी। तभी वो उसे खड़ा करते हुए बोलता है, जिस तरह समुद्र की लहरें आने से वो सब कुछ बहा कर ले जाती है, वैसे ही जिंदगी में आए हुए तूफान को कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। वो जिस मकसद से आया होगा, वो अपनी मकसद पूरा कर ही वापस जाता है। ये बोल वो आदमी सिटी बजाते हो चला जाता है। आन्या उस आदमी को अजीब नजरों से देखती है और बोलती है, ये क्या था, इतना लंबा चौड़ा भाषण। लगता है बेचारा कोई आशिक है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये कह वो अपने गैंग के पास चली जाती है। सभी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद आन्या आइसक्रीम की जिद करने लगी, पर वीर उसे बार बार मना कर रहा था, क्योंकि आन्या काफी सेंसिटिव थी। उसे कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता था। लास्ट में वीर को उसके आगे हार माननी पड़ती है। आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम लेने चला जाता है। वीर और आन्या की बॉन्डिंग इस तरह देखना चाहते हुए भी कीर्ति के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे जब भी मौका मिलता, वो वीर को एक नजर जरूर देखती। वीर सभी के लिए आइसक्रीम लाता है। आन्या पहले ही 2 आइसक्रीम ले लेती है। वीर एक एक कर सभी के हाथ में आइसक्रीम देते जाता है। तभी वो कीर्ति की तरफ आइसक्रीम करता है, तो कीर्ति एक नजर वीर को देखती है। वीर भी लगातार उसे ही देख रहा था। तभी राहुल बीच में आते हुए, भाई कीर्ति को बटरस्कॉच पसंद है, चॉकलेट नहीं। ये कह वह अपना कलर ठीक करने लगा, पर वह यह नहीं देख पाया कि वीर उसे गुस्से में घूर रहा था। पर जैसे उसकी नजर वीर पर पड़ी, वह थोड़ा हकलाते हुए बोलता है, वो तो मैं किसी की पसंद को बता रहा था। तभी आन्या कहती है, पर कीर्ति को तो चॉकलेट ही पसंद है।
बेचारा राहुल का छोटा सा मुंह बन जाता है। वह मन में सोचता है कि कीर्ति की पसंद बताकर उसे लाइन मारेगा और वह भी कैंसिल हो जाता है। उसे इस समय आन्या अपने प्यार की दुश्मन नजर आ रही थी। वो चुपचाप पीयूष के पास चला जाता है और पीयूष को बोलता है, तुम भी मेरे जैसे ही अकेले हो, हम दोनों को लगता है नसीब में कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तभी पीयूष अपनी आइसक्रीम खाते हुए बोलता है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी भी नहीं है क्योंकि मुझे लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। तभी राहुल 2 कदम पीछे होकर उसको ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस टाइप वाले बंदे हो। पीयूष अपनी आइसक्रीम खाते बोलता है, किस टाइप वाले बंदे? तभी राहुल बोलता है, वही जिसको लड़के में इंटरेस्ट होता है। पीयूष जैसे ही सुनता है वो राहुल को दौड़ा देता है मारने के लिए। इन कुछ घंटों में राहुल और उसमें एक अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उधर प्रिया कार के एक तरफ खड़ी होकर अपने आइसक्रीम खा रही थी और बार बार पीछे देख रही थी। तभी वो सामने नजर करती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि सामने अर्जुन हाथ बांधे खड़ा था। प्रिया हकलाते हुए वहां से जाने लगी तभी अर्जुन उसके दोनों तरफ हाथ रख देता है। प्रिया अर्जुन को देख हकलाते हुए बोलती है, कौन है आप? कौन है आप? क्या मैं आपसे मिली हूं? क्या आप मुझे जानते हैं? प्रिया के ऐसा बेतुका बात सुन पहले तो अर्जुन को गुस्सा आता है, पर उसकी बात सुन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि प्रिया ऐसा बहाना ढूंढ रही थी जिसका कोई सेंस ही नहीं था। तभी अर्जुन बोलता है, हाँ मैं तो तुम्हें जानता हूं, पर लगता है तुम भूल गई, तुम्हें याद दिलाना होगा। वो बोल प्रिया आगे कुछ समझ पाती अर्जुन उसे कमर से खींच उसे हल्का सा ऊपर उठा उसकी होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। उस समय प्रिया के होठों पर हुए आइसक्रीम लगा हुआ था जिससे वो उसके होठों को लीक करने लगता है। प्रिया सिहर जाती है। पहले तो प्रिया भी अर्जुन के किस में को गई, पर जैसे ही उसे याद आया कि कौन सी जगह है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो उसे दूर करने लगती है, पर अर्जुन उसे नहीं छोड़ता। सभी कार से थोड़ा दूर होकर अपनी आइसक्रीम खा रहे थे, किसी की नजर इन दोनों पर नहीं गई थी। काफी लंबे किस के बाद अर्जुन उसे छोड़ता है। प्रिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अर्जुन अपनी सांसों को कंट्रोल कर प्रिया को देखते हुए बोलता है, अब पहचना? प्रिया जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है और भागकर घर आन्या पास चली जाती है। वही कीर्ति के मोबाइल पर बार बार कोई कॉल आ रहा था, फिर बार बार उसे देखकर म्यूट कर दे देती और उसके पीछे से कृति का फोन छीन लेता है। कीर्ति हैरान रह जाती है। वीर मोबाइल को देखता है, उसमें आज 110 कॉल थे। वीर को इस समय काफी गुस्सा आ रहा था। वो थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, अभी तक इसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं हुआ? कीर्ति कुछ बोलने ही वाली थी तभी वीर बोलता है, मैंने तुमको समझाया था ना, उसका कॉल रिसीव नहीं करना है और मैं सारे सबूत भी दे चुका हूँ। कीर्ति कुछ बोलने ही वाली थी तभी एक तेज आवाज के साथ गोली कार के बोनट पर जा लगती है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। दरअसल ये गोली आन्या पर चलाई गई थी। आन्या जो प्रिया से बात करने में बिजी थी। तभी अर्जुन की नजर जैसे ही आन्या पर जाती है तो उसकी आंखें हैरान हो जाती है क्योंकि आन्या पर रेड कलर का गन लाइट जल रहा था। वो गोली निकलती है तब तक अर्जुन दौड़कर आन्या को अपनी तरफ खींच लेता है और गोलियां तो सीधा बोनट पर लगती है। वीर भी अलर्ट हो जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ। कीर्ति तो डरकर वीर को पकड़ लेती है। तभी वीर कीर्ति को पकड़ उसे कार में बैठाने ही वाला तभी अर्जुन जोर से वीर चिल्लाता है, वीर। वीर सामने देखता है तो अर्जुन उसकी तरफ एक गन उछालता है। वीर उसे तुरंत कैच कर आन्या के पीछे खड़े इंसान को एक गोली दाग देता है। आन्या तो वहीं पर डर से कांप रही थी। धीरे धीरे आन्या की तरफ कई लोग बढ़ने लगे थे। आन्या के साथ साथ प्रिया भी वहीं पर फंसी हुई थी। तभी अर्जुन अपने पेंट को ऊपर कर एक बंदूक अपने कमर से 2 बंदूकें निकालता है और धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है। गोलियों की आवाज सुन सभी लड़कियों की हालत खराब हो गई थी। तो वही राहुल पीयूष को पकड़े खड़ा था। पीयूष आन्या की तरफ जाना चाहता था पर राहुल उसे छोड़ ही नहीं रहा था। इस समय वीर और अर्जुन ही दोनों थे, पर वो सब 15 से 20 लोग वहां पर आ चुके थे और धीरे धीरे कर सभी आते जा रहे थे। तभी एक आन्या को जैसे ही पकड़कर खींचने वाला था वैसे ही उसे एक जोरदार चीख सुनाई देती है। आदित्य ने उस पकड़ने वाले के माथे पर बीचों बीच गोली चला दी थी। कीर्ति तो वीर को की पकड़े कांप रही थी। तभी अर्जुन चिल्लाते हुए अपने गर्दन को हल्का टेढ़ा किए लाल आंखों से देखते हुए बोलता है, राका के रहते क्वीन को ले जाना इम्पॉसिबल है। ये बोल वो दोनों हाथ में पकड़े बंदूक को सामने कर देता है और सामने धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है। आन्या तो एकदम से सुन्न वहीं पर खड़ी थी। तभी आन्या की जोरदार चीख निकलती है। सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। सभी जितना ही एंजॉय कर रहे थे, अचानक हुए इस हमले से सभी परेशान हो गए थे। शायद अर्जुन को इस खतरे का आभास था, इसलिए वो पहले हाई तैयारी से आया था। पर इतने सारे गुंडों को देख बाकी सभी लड़कियां हैरान परेशान। सभी के अंदर डर समा गया था और इस तरह सभी से लड़ना, जो वीर कभी किसी को नहीं मारता था पर वह आन्या के लिए लड़ जाता है। तभी आन्या की एक चीख सुनाई देती है जिससे सभी की नजर आन्या की तरफ जाती है। तभी सभी आन्या की नजरों का पीछा करते तो पाते हैं कि अर्जुन के हाथ पर गोली लग चुकी थी। अर्जुन जो खुद अकेला 10 के बराबर था, वो चारों तरफ से सभी को मार गिराया,
लेकिन झाड़ी के पीछे छुपा इंसान जो अर्जुन को बिजी कर अपना प्रहार करना चाहता था, और वह इसका फायदा उठा था। आन्या पर गोली चलाता है, वैसे ही अर्जुन की चील जैसी नजर वहां पर पड़ जाती है। वह आन्या को अपनी तरफ खींच लेता है, पर खींचते वक्त जो गोली चल चुकी थी वो अर्जुन के बाजू पर आकर लगती है, और आन्या की साथ साथ प्रिया की भी चीख निकल जाती है। अर्जुन उसी वक्त अपने दूसरे हाथ से जिस तरफ से गोली आई थी उस तरफ बिना देखे बंदूक की 6 गोली चला देता है, और उधर से एक आह की आवाज आती है। प्रिया रोते हुए अर्जुन के पास भागती है, और वह उसके पास बैठ उसका हाथ पकड़ लेती है, और रोते हुए बोलती है, तुम्हें कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने, तुम्हें कुछ नहीं। वो बस एक ही रट लगाई थी। आन्या बस खड़ी सब देख रही थी, उसके चारों तरफ खून, चारों तरफ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। तभी उसे कुछ धुंधली अक्ष दिखाई देने लगती है, जिसमें ऐसे ही बंदूक से गोलियों की बारिश हो रही थी। एक छोटी सी बच्ची चिल्ला रही थी और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। वो लड़की बार बार चिल्लाए जा रही थी, मत करो, मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो। पर तभी वीर उसके पास जाकर उसी खींचते हुए बोलता है, आन्या जल्दी से यहाँ से चलो, उसे कार बैठा देता है। तो वहीं पर प्रिया अर्जुन के पास बैठकर रोते हुए उसके हाथ पर दुपट्टे बांध रही थी। जितना दर्द प्रिया के चेहरे पर दिखा रहा था, उसका एक हिस्सा भी अर्जुन के आंखों में नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए प्रिया को देख रहा था। सभी लोग मारे जा चुके थे, कुछ खबरी बनकर वहां से जा चुके थे, पर जिस काम के लिए वो सब आए थे वो काम नहीं कर पाए। दरअसल वो लोग आन्या को अगवा करने के लिए आए थे, मारने के लिए नहीं। वो दहशत फैला एएसआर को दिखाना चाहते थे कि वो एएसआर के गार्ड से कम नहीं है। उसके नाक के नीचे से आन्या को ले जाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन उन सभी को नाकाम कर दिया। पीयूष और राहुल अर्जुन के पास आते हैं। पीयूष जैसे ही प्रिया को रोते हुए देख उसे कुछ कहने के लिए उठाने वाला, तभी उसे अपने ऊपर तपती नजर अर्जुन की पड़ती है, तो वह एक कदम पीछे हो जाता है। राहुल रोते हुए बोलता है, भाई आपका तो खून बह रहा है, आपको चोट लगा है। तभी वीर अर्जुन से बोलता है, तुरंत हॉस्पिटल चलो। तो अर्जुन मना करते हुए बोलता है, जब यहाँ पर दो दो डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल का क्या काम। फिर एक आत्या को देखता है। आन्या तो ऐसी स्थिति में थी ही नहीं कि वो कुछ कर सके, और प्रिया अपने सुध बुध खोई बैठी थी। पहली बार उसे अर्जुन को इस तरह देख उसके अंदर उसे खोने का डर होता था। वो सभी को तो खो चुकी थी, पर अपनी इतनी परवाह करने वाले का ये हाल है, वो कैसे नहीं डरती। प्यार वो करती थी कि नहीं यह उसे नहीं पता था, पर वो इतना जानती थी कि अर्जुन उसके साथ जबरदस्ती कुछ भी करता था, पर हमेशा उसकी केयर और उसके लिए हमेशा अच्छा था। प्रिया को भी उसका परेशान करना अच्छा लगता था, वो उसके ना रहने से उसे मिस करती थी। प्रिया के लाइफ में यदि सबसे कोई नजदीक है, एक और आन्या, तो दूसरा अर्जुन ने बना लिया था, या फिर यह कहना कि उससे भी बढ़कर हो गया था। कुछ घंटे बाद वही होटल जहां पर सभी लोग रुके थे, उसी के ऊपर एक चॉपर रुकता है। देखकर ही लगता था कि वह एक प्राइवेट चॉपर है। उसी में से एक शख्स बाहर आता है, जिसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर पता नहीं लग रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके पीछे दो बॉडीगार्ड उसके साथ इस समय आ रहे थे। तभी वो शख्स उन दोनों बॉडीगार्ड को हाथ के इशारे से रोकता है। वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। तभी उसे रास्ते में वीर दिख जाता है। फिर उसको देखकर आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे। वो अर्जुन के कमरे में चला जाता है। अर्जुन इस समय सोफे पर बैठा हुआ था, और उसी के बगल में प्रिया उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। उसके हाथ इस समय कांप रहे थे। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, अभी उसने तो किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल ही नहीं किया था। उसने थियरी में पढ़ा था कैसे गोली निकालते हैं, पर अर्जुन के सपाट लहजे में कहे जाने पर कि गोली प्रिया ही निकालेगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो डर 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 कर टूल्स यूज कर रही थी। हद से ज्यादा उसके हाथ कांप रहे थे। उसके अंदर एक डर था कि कहीं कुछ भी गलत हुआ तो उसको ज्यादा ना चोट या दर्द हो। जब किसी की चिंता हो तो वह इंसान चाहकर भी उसको हट नहीं कर सकता, पर फिर भी वो डरते डरते गोली निकाल देती है, और इस समय उसकी बैंडेज कर रही थी। प्रिया के कपड़ों पर इस समय खून के दाग लग चुके थे। अर्जुन एक टक बस उसे ही देख रहा था। उसे एक सुकून मिल रहा था प्रिया के आंसुओं को देखकर, क्योंकि यह आंसू उसके लिए थे। तभी दरवाजा खुलता है तो अर्जुन अपनी नजरें उधर देखता है, तो आदित्य से उसकी नजर मिलती है। कुछ देर बाद प्रिया वहां से चली जाती है। आदित्य अर्जुन के सामने बैठते हुए, तुम ठीक हो? अर्जुन हंसते हुए बोलता है, मर्द को दर्द नहीं होता है ब्रो। आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी वो सीरियस होकर बोलता है, कौन था वो? वहीं दूसरी तरफ ये शख्स कुर्सी पर बैठे शराब पे शराब पिए जा रहा था, और उसके सामने कुछ लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे। वो इस समय फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कोई और नहीं, शिवांश था। शिवांश से बात कर रहा था। वह बोलता है, कैसा नमूना भेजा था तुमने जो ये लोग एक लड़की को नहीं उठाकर ला सके। यह कोई और नहीं, तिलक राजवंश था, जो शिवांश ओबरॉय से मदद लेकर वो आन्या को यहाँ उठाना चाहता था। शिवाय ओबरॉय, तुमने मुझसे बोला था कि आदित्य की बीवी अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रही है, पर तुमने मुझे यह नहीं कहा था कि उसके साथ एक एस आर का राइट हैंड और उसका सबसे बड़ा चमचा उसके साथ है।
तभी तिलक गुस्से में बोलता, अरे वह तो सिर्फ एक था, लेकिन तुम्हारे तो इतने आदमी थे ना, क्या वो एक लड़की पकड़ नहीं ला सके। तभी उधर से शिवांश बोलता है, अब उस लड़की में ऐसा भी क्या है जो उसके लिए पागल हुए जा रहा है। क्यों मौत के कुएं में कूद रहे हो। ये जानते हुए भी वह आदित्य जब अपने दोस्तों और अपनों के लिए इतना खतरनाक, तो वह अपने बीवी के लिए कितना खतरनाक होगा। तभी तिलक गुस्से में चिल्लाते हुए, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करो, नहीं भाड़ में जाओ। तभी उधर से शिवांश बोलता है, एक प्लान है मेरे पास। तिलक बोलता है, क्या। तो उधर से शिवांश कुछ कहता है तो तिलक के चेहरे पर स्माइल आ जाती और वह बोलता है, ये हुई ना बात। ये बोल वो फोन काट देता है। सामने बैठे तो दो बॉडीगार्ड थे, उन दोनों के ऊपर धड़ाधड़ गोली चला देता है और दोनों वहीं पर ढेर हो जाते हैं और वह अपने बंदूक को फूंक मारते हुए बोलता है, मैंने सिर्फ उसे उठाने के लिए कहा था, ना कि उसे मारने के लिए। तुम सबकी हिम्मत भी कैसे भी उसे मारने की। ये कह वह अपने बंदूक की लास्ट गोली भी उन लोगों पर चला देता है। मैं सिर्फ काम की चीज अपने पास रखता हूँ, फालतू लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। तभी उसके पास बैठी एक लड़की जो कब से उसके चेहरे पर हाथ फिरा रही थी, गोली की आवाज सुन वह अपनी आंखें बंद कर तिलक को जोर से पकड़ लेती है। तो तिलक उस लड़की के बालों को सहलाते हुए बोलता है, बेबी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, गलती उसने की थी, ओके। ये कह वो उस लड़की को उठाकर रूम में लेकर चला जाता है। वही आदित्य अर्जुन से मिलकर आन्या के रूम में जाता है, जहां प्रिया और कीर्ति आन्या के पास बैठी हुई थी। आन्या इस समय सदमे से बेहोश थी। अतीत की कुछ यादें उसे झकझोर कर रख दी थी। तभी आदित्य अंदर आता है तो कीर्ति आदित्य के पास जा उसके गले लग रोने लगती है। आदित्य उसके सिर पर हाथ रख बोलता है, सब ठीक है। जीजू ये सब क्या है। दीदी को खून से बहुत डर लगता है, प्लीज ना जीजू, देखिए दीदी उठ नहीं रही है। तभी आदित्य उससे कहता है, आप जाओ रेस्ट करो, उसे कुछ नहीं हुआ है। मैं हूं उसके साथ। कीर्ति हाँ में सिर हिला देती है। डोर पर जो वीर खड़ा था और वो सब देख रहा था। आदित्य कहता है, इन लोगों को रूम में छोड़ दो। प्रिया को देखकर कहता है, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो ना। प्रिया हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य बोलता है, अर्जुन के पास जाओ, उसे कोई भी दिक्कत होगी तो उसे देख लेना, क्योंकि मैं बाहर से डॉक्टर नहीं बुला सकता। प्रिया तो यही चाहती थी कि वो अर्जुन के पास रुके और उसे एक मौका मिल जाता है। वो बिना वक्त गवा वो तुरंत अर्जुन के कमरे की तरफ चली जाती है। आदित्य वीर को कुछ इशारा करता है तो वो कीर्ति का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाता है। कीर्ति जो खुद एक बच्ची थी जिसने आज तक सिर्फ मूवी में एक्शन मूवी देखी थी, लेकिन रियल में इतना खून खराबा देख वो काफी डर गई थी। वीर उसे एक कमरे के पास ले जा अंदर छोड़ते हुए बोलता है, आज तुम यहीं रुक जाओ। ये बोल वह जाने लगता है। तभी पीछे से कृति की आवाज आती है, आप भी यहीं रुक जाओ प्लीज। आदित्य आन्या के पास बैठ आन्या के चेहरे को देख रहा था। वो उसके सर को सहला रहा था। आन्या का चेहरा जो काफी घबराहट और परेशानी से उसके माथे सिकुड़ी हुई थी। आदित्य के छुवन से ही उसे एक सुकून सा मिल जाता है और उसके माथे की लकीरें हट जाती है। आदित्य झुककर उसके माथे को किस करता है और बोलता है, ये तो एक शुरुआत है राजवंश। अभी कितना का खून देखना बाकी है आपके लिए, और आप अभी से इतनी पैनिक करने। ये बोल वह झुककर आन्या के गालों पर किस कर लेता है। फिर उठकर वो बाथरूम में जाता है तो उसके हाथ में एक कपड़ा था जिसको वो पानी में भिगोया हुआ था। वो बेड पर बैठ आन्या के पूरे चेहरे पूरे गर्दन को साफ करने लगता है। आंसुओं से डर से पूरा शरीर एकदम काला पड़ चुका था। आदित्य उसके बगल में लेट उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, जिसने भी यह हिमाकत की है उसे तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना। आपको दर्द देने का, आपको तकलीफ देने का, आपको डराने का ये हक सिर्फ मेरा है, आदित्य सिंह राजवंश का। ये बोल आन्या को अपने सीने में भींच लेता है। आन्या अभी नींद में ही आदित्य को पकड़ लेती है, पर आदित्य का चेहरा इस समय काफी डार्क था, जो इस बात का सबूत दे रहा था कि आने वाले समय में क्या तबाही होने वाली है। तो वही अर्जुन के रूम में प्रिया इस समय अर्जुन के सीने से लगी हुई थी। इस समय बस शांति से बैठी थी और अर्जुन उसके बालों में हाथ चला रहा था। प्रिया अर्जुन को देखते हुए बोलती है, अर्जुन तुम ये सब काम छोड़ दो। अर्जुन बिना भाव के, यह इम्पॉसिबल है। तो प्रिया रोती हुई बोलती है, तो फिर तुम मुझे भूल जा, तुम्हें अपने इस काम से और मेरे में से किसी एक को चुनना होगा। अर्जुन प्रिया के आंखों में देखते हुए बोलता है, यदि तुम मेरी प्यार हो, मोहब्बत, जिंदगी हो, सुकून हो, तो ये काम मेरी पूजा और इबादत है, जो मेरे जीवन का एक हिस्सा है, जिसे मैं कभी भी चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि यह मेरी एक वचन है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। प्रिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब तुम मुझे छोड़ सकते हो। अर्जुन सामने देखते हुए बोलता है, जैसा तुम समझो, पर एक वचन है, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। पर एक चीज याद रखना, चीजें इससे भी ज्यादा खतरनाक है। सोच समझकर मेरे साथ कदम बढ़ाना। पहला कदम मेरा था, तो दूसरा कदम सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। प्रिया रोते हुए अर्जुन के गले लग जाती है और बोलती है, पर मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ। मोहब्बत हो गई है तुमसे, इतनी जितने कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। तुम्हें खोने का मैं सोच भी नहीं सकती। पर यदि तुम्हारी इबादत और पूजा काम यदि आन्या और आदित्य के लिए है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि आन्या मेरे लिए अजीज है।
यह वो इंसान है जिसने मुझे परिवार की कमी कभी महसूस नहीं करने दी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर कीमत पर अर्जुन उसे अपने सीने से लगा लेता है और आंखें बंद कर एक सुकून से सांस लेता है। भले ही उसने जबरदस्ती प्रिया के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश की, पर उसने अपनी कभी लिमिट क्रॉस नहीं की, क्योंकि उससे प्रिया से एक सच्चा प्यार महसूस हुआ था। जब पहली बार उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी तो वह अपनी दूसरों से नजरें हटा ली। यही उसके सच्चे प्यार की गवाही थी। पर दिल में एक डर हमेशा था कि आदित्य के प्रति वफादारी, आदित्य के प्रति समर्पण कहीं प्रिया उसे कमजोर ना कर दे। पर प्रिया का कहा हुआ ये शब्द उसे एक सुकून दे गया। अर्जुन की सेहत को देखते हुए एक दिन और रुख सभी वहां से वापस चले आए थे। किसी का भी वहां पर मन नहीं लग रहा था। जब लड़कियों की ही घूमने फिरने की इच्छा खत्म हो चुकी थी तो बाकियों का क्या ही कहना। जब हवेली पर सभी की गाड़ियां उतरती हैं तो आन्या के साथ साथ प्रिया को वहां देख सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि प्रिया कौन है ये किसी को समझ नहीं आया। विभा जी आन्या के चेहरे को देखती हैं जो काफी उतरा उतरा था। जो खुशी जाते समय थी उससे ज्यादा दुखी उसके चेहरा पर आते वक्त था, पर वो उस समय कुछ पूछती नहीं है। सभी अंदर चले जाते हैं। अर्जुन जा ही रहा था तभी विभा जी को कुछ अजीब लगा। उन्हें हल्का हल्का सा ब्लड दिखा। वो तुरंत पैनिक करने लगती हैं और वो अर्जुन को रोकते हुए बोलती है, अर्जुन रुको। अर्जुन तुरंत रुक जाता है। तभी वो अपनी माँ के नजरों का पीछा करता है तो अपनी आंखें जोर से मींच लेता है। शायद उसे उनके इस एक्शन से कुछ बड़ा रिएक्शन होने का खतरा दिखा। लंबे सफर के वजह से प्रिया गाड़ी में ही अर्जुन के उसी हाथों पर सर रखकर सो जाती है जिस हाथों पर चोट लगी रहती है, इसीलिए उस घाव से थोड़ा सा खून निकलने लगता है। पर उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी माँ देख लेंगी। विभा जी के ऐसे अचानक बोलने पर सभी रुक जाते हैं और उनको देखने लगते हैं। विभा जी भागते अर्जुन के पास जाती है, उसके हाथों को इधर उधर कर देखने लगती है और बोलती है, तुझे चोट कैसे लगी। अर्जुन बोलता है, मो वो थोड़ी सी खरोच थी। लेकिन विभा जी नहीं मानती और वो वहीं सबके सामने अर्जुन की शर्ट खोलने लगती है। अर्जुन मना करता है पर तब तक भी विभा जी उसके शर्ट के बटन खोल देती है। तभी अर्जुन के हाथ पर इतना बड़ा घाव देखकर वो हल्का सा चकरा जाती है। कैसे लगा तुझे इतना बड़ा चोट। अर्जुन बोलता है, आप ज्यादा रिएक्ट कर रही हो माँ। माँ कहे जाने पर प्रिया विभा को देखने लगती है, क्योंकि वो जब से यहाँ पर आई थी तब से विभाजी उसे जानी पहचानी लग रही थी। तभी विभाजी गुस्से में चिल्लाते हुए, जरूर तुम्हारे इस चोट का कारण आदित्य होगा। ये सुनना था कि अर्जुन अपने हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और आदित्य के चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो जाते हैं। अर्जुन को जिस चीज का डर था वही हुआ। अर्जुन बोलता है, माँ बस करो। विभा जी, क्या बस करो, तुझे तो मुझसे बहुत पहले ही छीन लिया था। अपना बदला मुझसे तुझे छीन कर पूरा कर लिया। अब अपने हिस्से का दर्द तुझे दे रहा है। दादाजी की तेज आवाज आती है। विभा बहू, इस घर में औरतों की आवाज इतनी तेज शोभा नहीं देती। विभा जी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, फिर बोलती है, यहाँ मेरे बच्चे को चोट लगी है और आप सभी को अपने आवाज की पड़ी है। तभी पृथ्वीराज सीढ़ियों से उतर कर आते हुए, जरूरी नहीं हर किसी के चोट का जिम्मेदार एक ही इंसान होला। विभा जी इसके आगे कुछ बोल पाती है। आदित्य की तेज आवाज आती है, आपको यादी मुझसे प्रॉब्लम है तो आप अपने बेटे को समझाइए। मैंने नहीं कहा कि वह मेरे साथ रहे। ये बोल आन्या को खींचते हुए वहां से बाहर जाने लगता है। तभी दादाजी की तेज आवाज आती है, रुकिए आदित्य। आदित्य के कदम जो बाहर जा रहे थे वो रुक जाते हैं। तभी दादाजी बोलते हैं, हमने एक बार गलती की थी। आदित्य को गुनाहगार बिना जाने समझे उनको इस घर से बाहर कर दिया था, पर इस बारे में उन्हें अपना पक्ष कहने का हक है। आदित्य हल्का सा हंसते हुए दादाजी की तरफ मुड़कर कहता है, पर मैं अपनी सफाई देना जरूरी नहीं समझता। जिसे जो समझना है समझे, आई डोंट केयर। ये बोल आन्या को पकड़े वहां से निकल जाता है। वीर जो दरवाजे पर ही खड़ा था, अंदर आने वाला था, वो भी विभा जी से कहता है, माँ जब मुझे लाने वाला ही यहाँ पर नहीं है तो मैं कौन होता हूँ इस घर में रहने वाला। ये कह वो कीर्त का हाथ पकड़ वहां से निकल जाता है। कीर्ति जो ये जानकर थोड़ा खुश थी कि वो आन्या के ससुराल वालों से मिलेगी और सुधा जी से इस बारे में सब कुछ बताएगी, यहाँ का ऐसा तांडव देख वह हैरान हो जाती है। प्रिया बेचारी वहां पर बूथ बने खड़ी थी। तभी अर्जुन वहां पर पड़े चेयर को जोर से मारता है और बोलता है, कर लिया अपनी मनमानी, कर ली उसकी बेइज्जती। आज आपने साबित कर दिया कि आप उसकी सौतेली माँ है, और सौतेली माँ कभी भी सगी नहीं होती। ये बोल वह भी वहां से निकल जाता है और प्रिया भी उसके पीछे चली जाती है। सभी बच्चों को वहां से ऐसे जाते देख विभा जी धम्म से वहीं जमीन पर गिर जाती है और उन्हें अपने कहे हुए एक एक शब्द याद आने लगते हैं कि उन्होंने गुस्से में क्या कुछ कह दिया। वो अपने मुंह पर हाथ रख वहीं पर बैठे रोने लगती है। दादाजी गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। दादी भी मुंह मोड़कर चली जाती। एक एक कर सभी लोग चले जाते हैं। इतने बड़े घर के आंगन में विभाजी की रोने और सिसकने की आवाज आ रही थी। उनका रोना ही ये दिखा रही थी कि उन्हें कितना कष्ट है अपने सारे बच्चों को जाने का। पर क्या फायदा, जब तीर कमान से निकल जाती है तो फिर उसे रोकने का क्या फायदा। वही हाल उनका भी था। वो जो बोलना था वह तो बोल चुकी थी। अब इस तरह रोने का कोई फायदा नहीं। पृथ्वीराज उनके पास बैठे उनके कंधे पर हाथ रख देते हैं।
वो उनके गले लग जाती है और उनके शर्ट को मुट्ठी में भींच बोलती है, हम नहीं चाहते थे कुछ भी ऐसा करना, हमसे गलती हो गई। ये बोल वो रोने लगी। वो हमसे पहले ही रूठे हुए थे, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पृथ्वीराज, सब कुछ बिखरा है तो फिर से समेट जाएगा, क्योंकि हमने तो पहले भी उम्मीद नहीं किया था कि वो लोग यहाँ पर इतने साल बाद आएंगे, पर आए तो वैसे ही आगे भी आएंगे, बस थोड़ा सब्र कीजिए। पर हाँ, एक बात सच है कि आपके कहे हुए शब्द से आदित्य इस बार आपसे ज्यादा दूर हो चुके हैं। तो वही ऊपर खड़ी सुमन जी जो नीचे का सारा तमाशा देख रही थी, वो किसी को फोन करके कहती है, काम हो गया तुम्हारा, जिस रास्ते से सब आए थे उसी रास्ते से सब वहां के लिए निकल गए। उधर से हंसने की आवाज आती है। उधर कोई और नहीं तिलक था। वो अपनी माँ से बोलता है, ये हुई ना बात, आज आपने प्रूफ कर दिया कि आप मेरी माँ है। तभी सुमन जी गुस्से में बोलती है, बेवकूफ, मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम मेरे बेटे हो। तिलक हंसते हुए, तभी इतनी कमीनापन वाली हरकत मेरे अंदर आई हुई है, ये कह वो हंसने लगता है। पहले तो सुमन गुस्सा होती है, फिर उसके भी चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। कार में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। आन्या जो अपनी तकलीफ में थी, आदित्य के घर पर हुए ये बर्ताव देख अपना सब कुछ भूल जाती है। वो आदित्य की तरफ देखती है जो अपनी आंखें बंद किए हुए सीट पर सिर टिकाए बैठा था। वीर गाड़ी चला रहा था और आगे कीर्ति अब तक सो चुकी थी। आन्या बहुत कुछ पूछना चाहती थी आदित्य की तरफ, जैसे ही कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोलती है तभी उसे वीर इशारे में कुछ ना पूछने को बोलता है। आना चुप हो जाती है। काफी देर की दूरी तय करने के बाद राजवंश विला पर गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने से आदित्य अपनी आंखें खोल देता है। वीर आन्या और कीर्ति को उतर जाने को बोलता है। वो दोनों जैसे ही उतरती है तो आना पूछती है, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? वीर, हम बाद में मिलते हैं, ये बोल एक नजर कीर्ति को देखता है जो घर देखने में बिजी थी। वीर गाड़ी लेकर निकल जाता है। कीर्ति जो पहली बार यहाँ पर आई थी वो आन्या का घर देखते हुए बोलती है, दी आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आन्या हल्का सा मुस्कुरा देती है और वो कीर्ति को लेकर अंदर चली जाती है। शाम का समय, आन्या और कीर्ति दोनों ही डिनर की तैयारी कर रही थी। मीना आज आए नहीं हुई थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो लोग आज ही आ जाएंगे, तो वो छुट्टी के लिए अपने गांव चली गई थी। दोनों डिनर बना ही रही थी कि तभी रघु उनके पास आकर बोलता है, दीदी वीर भाई ने फोन किया था, वो लोग डिनर बाहर से करके आएंगे। दोनों का ही चेहरा उतर जाता है और दोनों ही दिन बनाना कैंसिल कर देती है। कुछ देर बाद दोनों के हाथ में एक एक बाउल मैगी था। दोनों ही अपने मैगी खा रूम में चली जाती है। आन्या अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसी के बगल में कीर्ति दिन भर की थकान हुई हादसों से दोनों को ही अकेले सोने में डर लग रहा था, इसलिए दोनों साथ में ही सो जाती है और कुछ देर में नींद के आगोश में चली जाती है। रात के 1 बजे के लगभग आदित्य की गाड़ी आती है। वीर आदित्य को संभालते हुए ला रहा था क्योंकि आदित्य ने इस समय सबसे ज्यादा शराब पी हुई थी। वो अपने रूम में जाता है तो लाइट्स ऑन रहता है। वो लटकाते हुए जैसे ही रूम में जाता है, अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि आन्या और कृति दोनों ही इस समय एक दूसरे से लिपट कर एक दूसरे के ऊपर पैर फेंक कर सोई हुई थी। वीर जो आदित्य को रूम में छोड़ बाहर ही खड़ा था, उसे आदित्य की आवाज आती है तो वो अंदर आता है तो आदित्य उसे कुछ इशारा करता है। वीर बेड पर जाता है और कृति को अपनी गोद में उठा वहां से लेकर अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में आकर उसे बेड पर लिटा देता है। वो वहां से जैसे ही जाने वाला होता है, कीर्ति उसकी शर्ट को जोर से पकड़ लिया था। उसे अभी भी लग रहा था कि वह आन्या को पकड़कर सोई थी। वीर छुड़ाने की कोशिश करता है पर कुछ सोचकर वो भी लाइट्स ऑफ पर वही बगल में लेट जाता है, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर ऐसे ही ऊपर एकटक देखने के बाद वो कीर्ति को खींचकर अपने ऊपर सुला देता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ आंखें बंद कर लेता है। वही आदित्य अपने बेड पर बैठता है, आन्या के मासूम चेहरे को देखता है। शराब पीने के वजह से उसे काफी गर्मी लग रही थी। वो एस बड़ी ई का टेम्परेचर कम कर अपनी शर्ट को निकाल देता है। शर्ट वहीं पर रख आन्या के पास जाता है और आन्या की तरफ झुककर उसके चेहरे को देखने लगता है। फिर दिन में हुए सारी बातें, सब कुछ उसे एक फिल्म की तरह चलने लगती है। अपनी आंखें बंद कर खुलता है तो सामने आन्या का मासूम सा चेहरा होता है। वो झुककर आन्या के होठों पर होठ रख देता है और वैसे ही होंठ रखे आन्या को अपने सीने से लगा लेता है और वैसे ही होठ रखे वो नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह वीर का रूम, कीर्ति जो कि सुबह ही उठ जाती थी, वो अपने टाइम पर अपनी आंखें खोल देती है। वो एक अनजाना जगह देख एक पल के लिए घबरा जाती है, पर चारों तरफ नजर घुमाने पर उसे एहसास होता है कि कुछ भारी उसके ऊपर है। जब वो अपनी नजरें नीचे कर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वीर कीर्ति के सीने पर अपना सिर रखकर सोया हुआ था और उसके कमर को जोर से जकड़े हुए था। कीर्ति की हालत खराब हो जाती है। वो सोचती है वो तो आन्या दी के रूम में थी, वो यहाँ क्या कर रही है। अगले ही पर वीर के मासूम चेहरे को देख उसे एकटक देखने लगती है। वीर जो काफी ज्यादा हैंडसम था, उसे एकटक निहारने लगती है, पर अगले ही पल उसे कुछ दिन पहले अपने और वीर के साथ बिताई रात याद आती है, तो वह हल्की सी खबर आ जाती है। वो उस दिन भले ही नशे में थी, पर उसे धुंधला सब कुछ याद था कि उसने वीर को खुद प्रोवोक किया था अपने साथ इंटीमेट होने के लिए।
ये सब सोचते हैं कीर्ति के गाल शर्म और तकलीफ से जलने लगते हैं। उसे उस दिन का सुबह याद आता है जब दोनों ही कार में बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए थे। जब कीर्ति अपने होश में आती है तो अपने आप को इस हालत में देख और अपने साथ वीर को देख अचानक उठकर बैठकर रोने लगती है और वो खुद को कपड़ों से छुपाने लगती है। पर अचानक उठने से जो उसे दर्द होता है और जोर जोर से रोने लगती है, उसके रोने से वीर की नींद खुल जाती है और वह भी उठकर बैठ जाता है। वीर को अपनी तरफ देखता पा वह अपना चेहरा नीचे कर रोने लगती है। वीर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर कीर्ति को शर्ट पकड़ा देता है और कार से बाहर निकल जाता है। काफी देर कृति रोने के बाद काफी मुश्किलों से वो शर्ट पहन लेती है। उसे अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक तो वो पहली बार फिजिकल हुई थी। वीर पिछले रात को काफी हार्ड था उसके साथ। तभी बाहर एक गाड़ी आती है। वीर जो इस समय शर्टलेस और पैंट पहने हुए रोड पर खड़ा था, उसको देख गाड़ी रुकती है तो उसमें से ड्राइवर उसको एक पैकेट देता है। तभी पीछे से एक आदमी निकलकर उसको एक फाइल पकड़ा देता है। वीर उन दोनों को जाने का इशारा कर देता है और ड्राइवर वहां से निकल जाता है। वीर हल्का सा कार का दूर खटखटा उसको वो पैकेट देते हुए बोलता है, ये लो, कपड़े चेंज कर लो। इस समय वीर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। उसकी पीठ पर बने इतने गहरे निशानों को देख कीर्ति अपना चेहरा नीचे झुका देती है। कुछ देर बाद वीर कार को एक पार्क में पहुंचता है और वहां कीर्ति को लेकर उस पार्क में एक चौल पर बैठ कुछ देर तक तो दोनों में खामोशी रहती है। कीर्ति अपने द्वारा किए गए पहल से अपना चेहरा नीचे की हुई थी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि वह वीर को जबरदस्ती किस कर रही थी और वीर बार बार मना किए जा रहा था। शर्म और रोने से उसका चेहरा अपना नीचे झुका ही रहती है। वीर बोलता है, आई एम सॉरी। कीर्ति उसकी तरह देखने लगती है। वीर, मैंने तुम्हारे साथ जो किया मुझे उसके लिए बहुत गिल्टी है। तभी कीर्ति बोलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वीर हैरानी से कीर्ति को देखता है और पूछता है, क्या मतलब? कीर्ति अपनी आंखें नीची करती हुए बोलती है, मुझे सब कुछ याद है। वीर एक गहरी सांस लेता है और वह कीर्ति से बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम किसी से प्यार करती हो या नहीं, और मेरा भी कुछ पास्ट है। भले ही गलती चाहे जिसकी भी हो, वजह चाहे जो हो, पर हम दोनों इतने करीब आए हैं जो एक हस्बैंड वाइफ या फिर प्यार करने वाले ही एक दूसरे के पास आते हैं। ये सुनते ही कीर्ति शर्म से गड़ी जा रही थी। पर हमारे साथ हुए इस इंसिडेंट का मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। कीर्ति उसकी तरफ देखने लगती है तो वीर सामने देखते हुए बोलता है, अगर तुम अपने आप को एक मौका दो तो मैं इस रिश्ते को पूरे मन से, पूरे सम्मान से निभाऊंगा। ये बोल वो कीर्ति की तरह एक फाइल देता है। कीर्ति ना समझी में उसे देखती है और उसे खुलती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वीर बोलता है, मैंने इस पर साइन कर दिया है। तुम्हारी जब इच्छा होगी तुम चाहे जब साइन कर सकती हो। तुम्हारे पास सोचने का वक्त है। जिस दिन तुम साइन कर दोगी उस दिन हम लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। कीर्ति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो आज इस मोड़ पर आ जाएगी, क्योंकि वो तो लव मैरिज में विश्वास करती थी, अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी ऐसे कैसे पलट गई। वीर बोलता है, और हाँ, तुम कभी यह मत सोचना कि शादी होने से तुम्हारी फ्रीडम छीन जाएगी। तुम जैसे जीना चाहो वैसे जी सकती है। ये बोल वह जाकर कार में बैठ जाता है। कीर्ति कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रहती है, फिर वह भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठा कार की तरफ बढ़ जाती है। वीर देखता है कि कीर्ति को चला भी नहीं जा रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकता। ये सब याद आते हैं। कीर्ति अपने प्रेजेंट में आती है। कीर्ति वीर के सिर को अपने ऊपर से हटाती है और वेद को चेहरे को देखने लगते हैं। पता नहीं कीर्ति को क्या होता है, झुककर वीर के माथे को किस कर लेती है और फिर उठकर बाथरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद वीर अपनी आंखें खोल बाथरूम की तरह देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वही आदित्य जिम करके वापस आ गया था, पर आन्या का उठने का कोई नामो निशान नहीं था। वो कुंभकर्ण की तरह सो रही थी, जैसे इतने दिन का भड़ास वो आज ही निकाल रही है। आदित्य अन्या से कुछ नहीं कहता, वो बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर एक मैसेज कर बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद कीर्ति आन्या के रूम में आती है। अन्या को सोते देख वो बोलती है, दी की सोने की आदत अभी तक नहीं गई। ये तो जीजू को एकदम भूखा ही रखती होंगी। ये कह वो कीर्ति को उठाने चली जाती है। वहीं प्रिया के घर पर प्रिया इस समय अर्जुन की बैंडेज कर रही थी। अर्जुन प्रिया को ही देख रहा था। प्रिया बोलती है, क्या देख रहे हो? अर्जुन प्रिया को देखकर कुछ पूछना है। प्रिया एक पल के लिए अर्जुन को देखने लगती है और अगले ही पल वो उसकी पट्टी को बांध काटते हुए बोलती है, जब तुम्हारी मर्जी होगी तब तुम मुझे बता सकते हो, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं पूछना। अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं गोवा में समुद्र की लहरों के किनारे खड़ा शिवांश ओबरॉय एकटक सामने लहरों को देख रहा था और लहरों को देख वह बोलता है, यहीं पर मिले थे हम दोनों। ये बोल आन्या से मिले पल को याद करने लगता है। समझ नहीं आता अचानक अब एक दिन मिलकर कहाँ गायब हो गए। अभी तो हमें आपसे बातें करनी थी। फिर अपने मोबाइल में आन्या की फोटो को देखते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, पर बहुत जल्द परमानेंट हमारा मिलना होगा, वह भी आपके घर पर। यह कह वो एक स्माइल करने लगता है। कॉलेज में आज सभी एक साथ कॉलेज गए हुए थे। सभी अपनी पढ़ाई कर अपना लंच कर रहे थे।
तभी पीयूष बोलता है, यार मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि वह सभी चोर थे। वो चोरी करना चाहते थे तभी प्रिया बेलाइव, मुझे भी नहीं हो रहा है पर यही सच है। तभी पीयूष शक जाहिर करते हुए बोलता है, एक बात नहीं समझ आ रहा, वो लोग आन्या पर ज्यादा क्यों टारगेट कर रहे थे। उधर राजवंश हवेली सभी लोग लंच के लिए बैठे हुए थे, विभा जी सभी को खाना परोस रही थी, पर कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था। उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ थी। दादाजी खाना खा ही रहे थे, तभी कोई उनके पैरों के पास बैठ जाता है। वो अपने नजर नीचे कर देखते हैं, तिलक उनके पैरों को पकड़ा हुआ था। दादाजी, यह क्या है? तिलक, छोड़ो हमें। तिलक, नहीं दादाजी, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, तब तक मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा। दादाजी गुस्से में बोलते हैं, ये क्या नया तरीका निकाल रखा है तुमने हमें परेशान करने का। तिलक, प्लीज दादाजी मान जाए, सिर्फ एक मौका, यह एक बार आप लास्ट मौका मुझे दे दीजिए। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, सिर्फ एक मौका, ये बोल उम्मीद भरी नजरों से दादाजी को देखने लगता है। दादी उन्हें कुछ इशारा करती है तो वह बोलते हैं, ठीक है अब उठो, पहले आए। तिलक खुश हो जाता है और वह दादाजी को बोलता है, थैंक यू दादाजी, और मन में अब बताऊंगा मैं अपनी बेइज्जती का बदला आपसे और उस आदित्य से, आप ही के ऑफिस में रहकर। ये बोल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। शाम का समय, आशिमा अपने कंपनी से बाहर निकलती है तो सामने अपने पिता प्रकाश जी को देखती है तो एक गहरी सांस लेती है। प्रकाश जी कुछ दिनों से लगातार उसके साथ वापसी में जा रहे हैं। आसिमा एकदम परेशान से हो जाती है। वो चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो चाहकर भी अधीरा से मिल नहीं पाती है। शायद प्रकाश जी यही चाहते थे कि अधीरा और आसमा दोनों एक दूसरे से ना मिले। दरअसल उस दिन पेड़ के पीछे प्रकाश जी ही थे जो अधीरा और आसिमा को एक साथ देख लिए थे। तब से उनके मन में एक डर बैठ गया दिया था। आशिमा को उसका अधीरा के साथ नहीं देख सकते थे। आशिमा प्रकाश जी के पास जा ही रही थी, तभी कोई उसके सामने आ जाता है। वो नजरें उठाकर देखती है तो सामने अधीरा को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और अपने पिताजी को देखती है जो उससे जी गुस्से में घूर रहे थे। और अधीरा एक नजर प्रकाश जी को देखता है और अगले ही पल आसमा को अपने कंधे पर टांग लेता है। प्रकाश जी गुस्से में चिल्लाते हुए, गुंडे, मवाली, छोड़ो उसे। पर अधीरा को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो अपने कार के पास जाता है। उसके पास पहुंचते ही है प्रकाश के पैरों के पास 6 का 6 गोली दाग देता है और आसमा को लेकर वहां से निकल जाता है। वही आदित्य रात के 9 बजे घर पर आता है तो देखता है लिविंग एरिया में कोई नहीं था। वो अपने रूम में जाता है तो उसे आन्या कहीं नजर नहीं आती। वो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए वो बाथरूम खोल जैसे ही अंदर जाता है, सामने का नजारा देखता ही रह जाता है। आर्या जो शावर के नीचे खड़ी थी, बाथरूम का दरवाजा खोलते देख वो हड़बड़ा कर पीछे देखती है तो आदित्य को खड़ा देख वो तुरंत तौलिया खींचकर अपने आप को लपेट लेती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि आदित्य इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कुछ समय से आदित्य काफी लेट आता था। पर आदित्य कुछ पल आन्या को देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आन्या घबरा जाती है तो पीछे खिसकने लगती है। आदित्य उसके पास आओ से कमर से खींच उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। रात के 9 बजे लगभग आदित्य राजवंश वेला आता है। वो अंदर आता है तो उसे सब सन्नाटा महसूस होता है। कीर्ति कॉलेज से अपने घर पर चली गई थी, वीर अभी तक आया नहीं था। आदित्य सीढ़ियों से जाते हुए अपने रूम में जाता है तो देखता है कि रूम में अभी भी लाइट जल रही थी। वो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम में चला जाता है, पर बाथरूम में जाते ही उसके कदम रुक जाते हैं और उसकी निगाहें एक टक सामने देखने लगती है। सामने आन्या शावर के नीचे खड़ी थी और उस समय आन्या सिर्फ ब्रा और पैंटी में थी। आन्या का ये रूप देख आदित्य उसे अपलक देखने लगता है। आन्या का इस तरह से तराशा हुआ बदन देख आदित्य का गला सूखने लगता है। आन्या भीगे अंडरगारमेंट्स में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और हॉट और सेक्सी लग रही थी। बाथरूम में आन्या की आहट से पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे आदित्य को खड़ा देख वो घबरा जाती है और वह तुरंत टॉवल खींचकर अपने ऊपर लपेट लेती है और हकलाते हुए बोलती है, आप कब आए। आन्या को उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतनी जल्दी आ जाएगा। कुछ समय से आदित्य काफी लेट घर आता था। आदित्य जो एकटक सिर्फ आन्या में खोया हुआ था। वह आन्या के बोलने से उसके होश में आता है। आदित्य इस समय अपने लगभग शर्ट के बटन खोल चुका था। वह आन्या की तरफ बढ़ जाता है। आर्या अपनी तरफ आदित्य को आता देख वो पीछे होने लगती है। आदित्य उसके पास आने लगता है तो आन्या पीछे जाने लगती है। आदित्य उसके एकदम पास आ जाता है तो आन्या वैसे ही जाने लगती है तो आदित्य उसका हाथ पकड़ अपने पास खींच लेता है। आदित्य के खींचे जाने से वो घबरा जाती है। वो अपने टॉवल को एक हाथ से जोर से पकड़ लेती है, जो उसे ढकने के लिए काफी नहीं थी। आदित्य उसके कान के पास जा अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, अब क्या फायदा ढकने का मिसेज राजवंश, जब मैंने सब कुछ देख लिया। ये सुन आन्या शर्म से आंखें नीचे हो जाती है और वो बोलती है, मुझे जाना है। उसकी इस तरह घबराते हुए बोलते देख आदित्य उसके पास में एकदम सिडिक्टिव आवाज में बोलता है, पर मेरी इच्छा नहीं है तुमको जाने देने की। ये सुन आन्या की सांसें तेज हो जाती है। आदित्य उसे अपने पास शावर के नीचे खींच लेता है। आन्या अपने दोनों हाथों से अपनी टॉवल को पकड़ लेती है। वो ठंड से कांपने लगती है।
आदित्य उसके चेहरे को अपने तरफ कर उसके आंखों में देखने लगता है। आन्या आदित्य को अपनी तरफ देखता देख वह भी उसकी आंखों में देखने लगती है। तभी आदित्य अपने हाथ उसके चेहरे से फिसलाते हुए धीरे धीरे उसके कंधों से लाते हुए उसके टॉवल से उसका एक हाथ छुड़ा देता है। अब आन्या सिर्फ एक हाथों से अपने टॉवल को पकड़ी थी। आदित्य उसके हाथों को पकड़ अपने होठों पर लगा देता है। आर्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य उसके हाथ को चूमते हुए उसके कंधों तक आ जाता है। आन्या का पूरा शरीर में एक सिहरन सी हो जाती है। तभी आदित्य जैसे ही उसके कंधे पर अपने होठ रखता है, आन्या की पकड़ आदित्य के कंधे पर पकड़ कस जाती है। आदित्य उसके गर्दन पर काफी धीरे धीरे अपने होठ फिरा रहा था। आदित्य का ऐसा कुछ करना आन्या के लिए ये सब कुछ नया एहसास था। वो पिघलने लगती है। आदित्य उसके गर्दन को अब काफी पैशनेट और धीरे हार्डली किस करने लगता है। आन्या अपनी आंखें बंद कर सिर्फ महसूस कर रही थी। तभी आदित्य आन्या को कमर से अपने पास खींच उसके गर्दन से होते हुए उसके गालों को चूमने लगता है। आदित्य ये सब कभी प्यार और जेंटल से कर रहा था, लेकिन समय के साथ साथ और काफी ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहा था। आर्या उसकी ऐसे किस करने से बहके जा रही थी। तभी आदित्य आन्या के उस हाथों को भी पकड़ लेता है जिस हाथों से आन्या अपनी टॉवल को पकड़ी हुई थी। उसके पकड़ने से आर्या की टॉवल गिर जाती है और आन्या अपनी होश में आती है और आदित्य को देखने लगती है। पर आदित्य की इतनी नशीली आंखें देख वो कुछ कह नहीं पाती है। आदित्य आन्या से थोड़ी दूर होता है और वो अपनी शर्ट को रिमूव कर देता है जिससे आन्या घूम जाती है। आदित्य आन्या के पीछे भूल जाने से उसके पीछे उसके बालों को आगे करते हुए उसकी पीठ और गर्दन को चूमने लगती है। आन्या दीवार पर अपना हाथ रख देती है। आन्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तभी आदित्य उसके गर्दन पर बाइट करता है जिससे आन्या की हल्की सी चीख निकल जाती है। आदित्य से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह आर्या को अपनी तरफ कर उस दीवार से सटा उसके दोनों हाथों में अपने हाथ फंसा देता है और आन्या के होठों पर अपनी होठ रख देता है। उसके होठों पर अपने होंठ फिराने लगता है। उसके ऐसे हल्के हल्के करने से आन्या तड़पने लगती है और आदित्य को खुन्नस भरी नजरों से देखती है। तो आदित्य उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। आदित्य काफी पैशनेट होकर उसके होठों को किस कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद आन्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वह आदित्य के सीने पर मारने लगती है। तो आदित्य उसके होठों को छोड़ उसके गर्दन को चूमने लगता है। आन्या गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी आदित्य उसको किस करते हुए नीचे आने लगता है। आन्या सांसें लेते हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य उसे अपनी नशीली आंखों से देखने लगता है जो सांस लेने से उसकी ब्रेस्ट अप डाउन हो रही थी। उसे देख आदित्य से कंट्रोल नहीं हुआ तो वह अपना एक हाथ आगे बढ़ा उसके ब्रेस्ट पर रख देता है। आना की तो आदित्य के ऐसा करने से सांसें अटक जाती है। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। आदित्य उसके होठों पर होठ रख एक हाथों से उसके ब्रेस्ट को प्रेस करने लगता है। आदित्य आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो नीचे से हार्ड होने लगता है। वो आन्या को अपने से चिपका लेता है। आर्या को अपने लोअर बॉडी पर कुछ हार्ड सा महसूस होता है। आदित्य उसके ब्रेस्ट को दबाते दबाते हुए अपना हाथ नीचे ले जा उसके हिप को सहलाने लगता है। वो जैसे ही उसके सेंसिटिव पार्ट को छूने वाला होता है, आंचा उससे दूर हो जाती है। आदित्य जो आंखें बंद कर आन्या को महसूस कर रहा था, आन्या के ऐसे दूर जाने से उसे देखने लगता है तो उसे आन्या के चेहरे पर एक डर महसूस होता है। उसके चेहरे को देख ही आदित्य अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है और वह आर्या को ऐसे ही छोड़ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में आशिमा इस समय सिर नीचे किए खड़ी थी और उसके सामने प्रकाश जी, आलोक जी और कीर्ति सभी लोग खड़े थे। प्रकाश जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या था ये सब? आशिमा कुछ कहने ही वाली थी तभी प्रकाश जी जाकर आशिमा के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, इसलिए हम तुझे बाहर छोड़े थे ताकि तू गुंडे मवाली के चक्कर में पड़ जाओ। आशिमा कुछ बोल नहीं रही थी तभी प्रकाश जी गुस्से में चिल्लाकर करते हैं, मैंने तुम्हें एक बार वार्न किया था कि उससे दूर रहना और फिर भी तुम नहीं मानी। आशिमा की आंखों में आंसू था। वो रोते हुए बोलती है, पर पापा वो बुरा नहीं है। प्रकाश जी गुस्से में चिल्लाते हुए, बुरा का अर्थ भी जानती हो? प्रकाश जी के इतने चिल्लाने से आशिमा सहम जाती है। कीर्ति अपनी मां सुधा को पकड़ लेती है। आज पहली बार था जब प्रकाश जी को इतने गुस्से में देखा गया था। जिस पाप का लिमिट ना हो उतना बड़ा पापी है वो। कत्ल करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचता। नॉर्मल इंसान को भी वो तड़पा तड़पा कर मारता हो। वो ASR की तरह ही बेरहम है। हर तरफ का माफिया, लीगल में जितने भी मर्डर होते हैं सब इसके हाथों या इसके द्वारा कराए गए होते हैं। और तुम कह रही हो कि यह बुरा नहीं है? क्या होता है बुरा? आशिमा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। आदित्य आशिमा को चिल्लाते चिल्लाते अपने सीने पर हाथ रख वहीं बैठ जाते हैं। आसिमा उसकी ऐसी हालत देख उनके पास दौड़कर जाती है तो प्रकाश जी उसको हाथ दिखा वहीं रोक देते हैं और बोलते हैं, अगर तू उस इंसान के पास गई तो तू मुझे मरा हुआ समझना। ये सुनते ही आशिमा 2 कदम पीछे हो जाती है और दौड़कर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वही वीर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो बार बार करवट बदल रहा था। वो अपनी साइड में देखता है जहां कल कीर्ति सोई हुई थी। उसे एक खालीपन महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है।
तभी पता नहीं उसे क्या होता है, जिस तरह कीर्ति सोई थी वो उसी तरह जाकर सो जाता है। तो वही कीर्ति के भी आंखों में नींद नहीं था, एक तो घर में हुई हंगाम से, दूसरी कल जब से वीर को अपनी बाहों में देखी थी उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या, देखते ही देखते हो धीरे धीरे सभी नींद के आगोश में चले जाते हैं। वही आदित्य अपने स्टडी रूम में इस समय सोफे पर सीट का बैठा हुआ था। उसके अगल बगल 2 इंजेक्शन पड़ी थी, जिससे समझ आ रहा था कि उसने इंजेक्शन ली है। वो मन में सोचता है वह क्या करने जा रहा था, एक बार मैं गलती कर चुका हूं, दोबारा नहीं कर सकता। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। मैसेज पढ़ उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती हो और वह बोलता है जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। वो अपने रूम में आता है तो देखता है आना सोई हुई थी। वो उसके पास जा उसके बगल में लेट जाता है और आन्या को अपनी बाहों में भर लेता है। आन्या जो कि सोई नहीं थी, उसे आदित्य से नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी, पर आदित्य के ऐसे पकड़ने से वह आदित्य को और अच्छे से पकड़ उसके सीने पर सर रख सोने की कोशिश करने लगते हैं। आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। अगली सुबह ऑफिस में आदित्य और वीर बिजनेस रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उनकी केबिन का डोर खुलता है। वो दोनों उधर देखते हैं तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसे देख आदित्य अपनी नजरें नीची कर अपने फाइल में देखने लगता है। वीर कभी आदित्य को देखता तो कभी अर्जुन को। अर्जुन आगे आने ही वाला था, तभी आदित्य बिना देखे उसे बोलता है, वीर उसे कह दो वापस चला जाए, इसे मेरे दुनिया में मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह वो अपना काम करने लगता है। अर्जुन के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है, जैसे उसे उम्मीद थी कि आदित्य ऐसा ही करने वाला है। तभी अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि आदित्य खींचते हुए बोलता है, अर्जुन क्या कर रहे हो, उठो मेरे ऊपर से। वीर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि अर्जुन इस समय आदित्य के ऊपर चढ़कर उसके गोदी में बैठा हुआ था और उसे जोर से हग किया था। इस समय वह एक छोटे बच्चे की तरह उस पर चिपका हुआ था। आदित्य खींचते हुए उसे अपने से दूर कर रहा, पर वो उससे दूर नहीं हो रहा था। आदित्य वीर पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम वहां बैठे बैठे हंसोगे या इस जोक को मेरे ऊपर से खींचोगे। वीर अपने कंधे उचकाते हुए, मैं तुम दोनों के मैटर में नहीं पड़ने वाला, ये कह वो मुस्कुराने लगता है। आदित्य गुस्से में, मेरे ऊपर से हट रहे हो कि नहीं। अर्जुन, नहीं भाई, जब तक आप मुझे यह नहीं कहेंगे मैं आपके साथ रह सकता हूं, तब तक मैं आपके ऊपर नहीं हटने वाला। आदित्य चिल्लाते हुए, यह क्या मजाक रखा है। अर्जुन, यह मजाक नहीं, ये मेरे जीवन की सच्चाई है, जहां राम वही उसका भाई लक्ष्मण। मैं आपसे कैसे दूर हो सकता हूँ। ये बोल आदित्य के गाल पर किस करते हुए कहता है, प्लीज मान जाओ ना भाई। इस समय कोई भी अर्जुन को ऐसे देखता तो वो विश्वास भी नहीं कर सकता कि यह वही इंसान है जो एक राक्षस से कम नहीं है और किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तभी केबिन का डोर एक बार फिर से खुलता है। सभी डोर की तरफ देखते हैं कि कौन बिना पूछे अंदर आ रहा है। सामने खड़े इंसान को देख तीनों की आंखें बाहर आने को हुई, और वीर तो बेचारा उन दोनों को देख रहा था जो इतने बेकार पोजीशन में एक दूसरे के पास बैठे थे। सामने कोई और नहीं, प्रिया और आन्या खड़ी थी। प्रिया जो अर्जुन के साथ यहाँ पर आई हुई थी, और आन्या आदित्य के लिए लंच लेकर आई थी, क्योंकि आज संडे था तो उसने सोचा कि वो अपने हाथों से खाना बनाएगी। पर उसे क्या पता था ऑफिस में ये सब देखने को मिलेगा। दोनों ही अपनी औखें उन दोनों को देख रही थी। आन्या अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। आदित्य अर्जुन को दूर करते हुए, अब मेरे ऊपर से हटोगे, मेरी इज्जत का जो कबाड़ा करना था वो तो कर लिए हो। आदित्य अपना दांत पीसते हुए बोलता है। अर्जुन सभी बातों को एक तरफ कर वो बोलता है, पहले आप बताओ कि आप मुझसे नाराज नहीं होना। आदित्य, हटो मेरे ऊपर से, मैं नाराज नहीं हूँ। अर्जुन, मैं आपके साथ रह सकता हूँ ना। आदित्य, हाँ हाँ रह सकते हो, पहले उठो मेरे ऊपर से। अर्जुन आदित्य के गाल पर एक किस कर वहां से उठ जाता है। उसके ऐसे करने से आन्या और प्रिया दोनों की आंखें छोटी हो जाती है। दरअसल हर बार ऐसा होता है, जब भी विभाजी आदित्य को इस तरह से जलील या परेशान करती थी तो आदित्य अर्जुन को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। एक बार ऐसा ही आज से 7 साल पहले हुआ था, जब अर्जुन बीमार पड़ गया था और आदित्य कहीं बाहर बिजनेस पर चला गया था। उस समय विभाजी आदित्य के मेंशन आई हुई थी और अर्जुन की यह हालत देख आदित्य के आने पर उसे बहुत कुछ सुनाई थी। तब पहली बार आदित्य ने अर्जुन को अपने आप से दूर कर दिया था। बहुत कोशिश के बाद भी आदित्य ने उसे अपने साथ नहीं रखा। इस कारण अर्जुन ने पूरे 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वीर ने कई बार आदित्य से कहा कि अर्जुन खाना नहीं खा रहा है, पर आदित्य ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि फर्क तो उसको बहुत पड़ता था। अर्जुन उसका वो साथी था जो हर किसी से आदित्य के लिए लड़ा था, चाहे परिवार हो चाहे बाहर की दुनिया। पर यह बात सिर्फ वीर जानता था कि अर्जुन खाना नहीं खाता था, तो इधर आदित्य भी अपना खाना कभी नहीं खाता था। पर आदित्य काफी ज्यादा स्ट्रांग था, उसने अपने पर्सनालिटी से कभी महसूस नहीं कराई, या फिर वह चाहता ही नहीं था कि उसकी परवाह को कोई जाने। पर वीर के समझाने पर, कहने पर आदित्य उसे पास गया था। उस समय अर्जुन बच्चों की तरह रोया था। अपने बेटे का इतना ज्यादा लगाव देख विभा जी के भी आंखों से आंसू आ गए थे। अपने बेटे को आदित्य के लिए इतना तड़पते देख उन्होंने मन में ठान लिया था कि वह आदित्य और अर्जुन को कभी अलग नहीं करेगी।
वो आदित्य से नफरत नहीं करती थी, पर कुछ वजहों से अर्जुन उनसे दूर हो गया था। बस इसलिए वो आदित्य से कटी कटी रहती थी। पर उनके फिर से इस बार बोले गए शब्दों से आदित्य को अपने से दूर जाता देख अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने चाइल्डिश हरकत की। यह उसी का प्लान था कि प्रिया से उसने आन्या को ऑफिस बुलवाया था कि प्रिया भी ऑफिस आ रही है, और यह सब एक ऐसे टाइम पर किया कि आदित्य मजबूर हो जाए अर्जुन को अपने पास रखने के लिए। अर्जुन ऐसे ही माइंड वाला आदमी नहीं था, उसने आसानी से किसी को बिना पता चले अपना काम कर लिया था। पर शायद वो ये भूल गया कि उसके सामने उसका बॉस खड़ा था। आदित्य को अर्जुन की इस तरह हरकत के बारे में शक तो था, पर जैसे ही उसने आन्या और प्रिया को दूर पर देखा उसका शक यकीन हो गया। उसे मन ही मन हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, पर वह जानता था कि वह कितना भी अर्जुन को अपने से दूर कर ले उससे दूर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने भी उसकी चाइल्ड हरकत को मानकर उसे ही जीता दिया। आदित्य के माफ करने से उठकर बड़े ही स्टाइल में खड़ा होकर जाकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी अर्जुन आन्या को देखकर कहता है, भाभी जी आप वहीं पर खड़ी रहेगी या अंदर भी आएंगी? अर्जुन के ऐसे बोलने से आन्या थोड़ी सी हिल जाती है, पर फिर वो प्रिया के साथ अंदर आ जाती है। वो बोलती है, आज मैंने आप सभी के लिए लंच बनाया है। ये बोल टेबल पर लंच अपना बनाया हुआ निकालने लगती है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं क्योंकि मीना घर पर नहीं थी। इसका मतलब ये सब आन्या ने बनाया होगा। तीनों किसी तरह अपना थूक गटकते हुए आन्या को देखते हैं। तभी अर्जुन बोलता है, मुझे कुछ काम था, मैं वो करने जा रहा हूँ। तभी वीर, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी वो दोनों को आदित्य की घूरती नजर अपने आप पर महसूस होती है। आदित्य उन दोनों को बोलता है, पहले लंच करो, उसके बाद जहां जाना हो जाओ, और अपने मन में बोलता है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो। मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा, तुम लोग यहां से निकलना चाहते हो। आन्या तीनों के लिए खाना निकाल चुकी थी और उन लोगों को आने का इशारा करती है। वे मन से तीनों उठकर वहां पर जाते हैं और खाना अपने मुंह में एक निवाला डालते हैं। तीनों किसी तरह अपना खाना गले से नीचे उतारते हैं। तभी वीर आन्या से कहता है, आन्या तुम नहीं खाओगी? आन्या चहकते हुए, वह मैं और पिया दोनों बाहर लंच का प्लान बनाया है, आज संडे है ना, और मैं यही पूछने के लिए आई थी। आदित्य को उम्मीद भरी नजरों से देखती है कि उसे परमिशन दे दे। तीनों ही अपना एक दूसरे को मुंह देखते हैं, जैसे कहना चाह रहे हो, अरे ये तो 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रही है और हमें ये खाना खिला रही है। आन्या नॉर्मल सी चीजें बना लेती थी, पर पूरा लंच बनाना उसके लिए अभी भी इम्पॉसिबल था। पर कहने की हिम्मत किसी को नहीं थी क्योंकि आपको बुरा लग सकता था। तभी वो सभी आदित्य को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। आदित्य तुम जा सकती हो, मेरे हिसाब से तुमको लेट हो जाएगा, तो तुम जाओ, हम भी खा लेंगे। आन्या कुछ कहना चाहती थी। प्रिया इशारा करती है तो आन्या बोलती है, आप सभी अच्छे से खाना खा लेना। ये कह दोनों बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही तीनों के तीनों वॉशरूम में भागते हुए जाते हैं और अपने मुंह में लिए कब से खाना को जो रोक रखा था उसे बाहर निकलते हैं। तब जाके तीनों को सुकून की सांस आती है। वहीं दूसरी तरफ आन्या और प्रिया दोनों ही एक ओपन रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जो बहुत महंगा तो नहीं था पर काफी अच्छी रेस्टोरेंट थी। वहां पर जाकर दोनों अपने लिए खूब सारी डिश ऑर्डर की। तभी आन्या बोलती है, यार प्रिया मैं तो पैसा लाना ही भूल गई। तभी प्रिया करती हूँ मेंशन, नॉट जिसने हमें बुलाया है उसे तो आने दो। प्रिया, उसके रहते हमें पैसे देने की क्या जरूरत? तभी पीछे से पीयूष बोलता है, मतलब हद है, तुम लोग मुझे ही लूट कर दो रहोगी और इसका पति इतना अमीर है और इसके पास पैसों की कमी। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? उसकी नौटंकी देखते हुए आन्या बोलती है, ज्यादा नौटंकी मत करो, मैं उनसे पैसे मांगती तो मिल जाती पर मैं भूल गई। ये तीनों बैठ जाते हैं। आन्या बोलती है, थोड़ा वेट करो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये कह वो जैसे ही घूमती है किसी वेटर से टकरा जाती है और वेटर के हाथ में रखे जो जूस था वो किसी लड़की के ऊपर गिर जाती है। वो लड़की थोड़ी चिल्लाते हुए बोलती है, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? तभी वो लड़की आन्या की तरफ मुड़ती है। आन्या जैसी उस लड़की को देखती है तो देखती ही रह जाती है। अब वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत। उसने इस समय एक लॉन्ग वन पीस पहना हुआ था जिससे वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तभी आन्या मासूमियत से बोलती है, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। आन्या की ऐसी शक्ल देख वो लड़की बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तभी आर्या अपना हाथ आगे करती हुई बोलती है, मैं आन्या। वो लड़की मुस्कुराते हुए, मेरा नाम सनाया। रेस्टोरेंट में अचानक आन्या का किसी से टकरा जाना। आन्या सॉरी बोलने लगती है, सामने कोई और नहीं सनाया होती है। सनाया उसे मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, इट्स ओक। आन्या उसे ध्यान से देखती है, उसे ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। सनाया अपने आप को आन्या को इस तरह देखते देख वो हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोलती है, तुम यही सोच रही हो ना कि हम कब मिल चुके हैं? आन्या हाँ में सिर हिलाती है। तो सनाया बोलती है, मैं आदित्य के ऑफिस में तुमसे मिली थी और तुम आदित्य की वाइफ हो ना? ये सुनते ही आन्या को तुरंत उस ऑफिस वाली इंसिडेंट याद आ जाती है। जब वो ऑफिस गई थी तो ये दोनों एक दूसरे से गले मिले थे और आदित्य ने उसे बेइज्जत किया था। आन्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है पर वो कुछ बोलती नहीं है। तभी सनाया आन्या की तरफ आते हुए बोलती है, हमारे बारे में तुम गलत मत सोचना, मैं उसकी सिर्फ दोस्त थी।
और मुझे कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो मुझे कंसोल कर रहा था और उसी वक्त पर तुम आ गई और तुमने हमें गलत समझ लिया। आन्या कुछ बोल नहीं पाती, वो बस हल्की सी मुस्कुरा देती है। तभी सनाया बोलती है तुम लोग यहाँ पर लंच करने आए हो। वो एक्चुअली मैं भी लंच ही करने आई थी, मेरा फ्लैट कुछ दूरी पर है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। आन्या मुस्कुरा देती है। सभी चेयर पर बैठे अपना लंच ऑर्डर कर खा रहे थे। सनाया के बात करने का तरीका सब कुछ देख आन्या अपने मन में सोचती है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। दोस्त तो आपस में मिल ही सकते हैं, मैं और पीयूष भी तो ऐसे ही मिलते हैं। और मैं कभी परेशान होती हूँ तो पीयूष भी मुझे ऐसे ही कंफर्ट फील कराता है। फिर अपनी सोच को एक तरफ कर वह भी मुस्कुराते हुए बात करने लगती है। तभी सनाया अन्या से उसके मोबाइल का नंबर मांगती है तो आन्या कुछ हिचकिचाहट आ जाती है और वह बहाना बनाती हुई बोलती है, वो मुझे अपने मोबाइल का नंबर नहीं पता। प्रिया का ले लो आप, मैं प्रिया से लेकर सेव कर लूंगी। सनाया मुस्कुरा देती है और प्रिया से नंबर एक्सचेंज करती है और बोलती है, चलो इन लड़कों के बीच रहते रहते मैं बोर हो चुकी थी, कम से कम कुछ गर्ल तो हमारी फ्रेंड बनी। प्रिया और आन्या दोनों मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद सभी एक दूसरे को बाय बोल वहां से चले जाते हैं। सनाया आन्या को जाते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ जाती है। शाम का समय कीर्ति आज शीला के साथ सब्जी लेने के लिए आई थी। क्योंकि आज संडे था और कोई था नहीं कि वो कहीं घूमने जा सके, इसलिए वो शीला के साथ शाम के समय सब्जी ले मार्केट में सब्जी लाने चली जाती है। वो कई ठेले पर शीला के साथ सब्जियां देख रही, उसे खरीदना तो नहीं आता था पर शीला उसे बता रही थी कि कैसे क्या खरीदते हैं। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, पर तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे है और वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता तो फिर सब्जियां लेने लगती है। पर कुछ ही देर में उसे फिर से महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। वो चारों तरफ घूमकर देखती है, तभी शीला कहती है, क्या हुआ मैडम, आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? कीर्ति, कुछ नहीं शीला, बस ऐसे ही। पर अब कीर्ति को हल्का सा डर लगने लगा। लड़कियों की सिक्स सेंस ऐसी होती है जो अपने आने वाले ऊपर खतरे को भांप जरूर लेती है। पर अपने अगल बगल देखने पर सब कुछ नॉर्मल देख वह अपना वहम समझ फिर से अपना काम करने लगती है। वो सब्जी का थैला लिए आ रही थी, तभी कोई उसे गलियारे में खींच लेता है। कीर्ति का डर से हड़बड़ाहट में सब्जी का थैला गिर जाता है। कोई उसके मुंह पर हाथ रख उसे खींचते हुए थोड़ी दूर पर ले जाता है। कीर्ति चिल्लाने की कोशिश कर रही थी पर वह चिल्ला नहीं पा रही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है, कीर्ति मैं हूं, चुप रहो। कीर्ति जो अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो खोलकर देखती है तो सामने खड़े वाले इंसान को देख उसके आंखों में एक डर फैल जाता है, क्योंकि सामने कोई और नहीं पूरब खड़ा था। पूर्व कीर्ति को देखते हुए बोलता है, मैं हाथ हटा रहा हूं, चिल्लाना मत। ये कह वो अपना हाथ हटा देता है। कीर्ति गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। कुछ ही सेकंड के बाद पूरब कीर्ति के बाहों से खींचते हुए बोलता है, कृति यह सब क्या है? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? मैं तुमको अब तक हजारों बार कॉल कर चुका हूं और तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही हो, क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? कीर्ति बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है और मैं काम में बिजी थी तो मेरा ध्यान मोबाइल पर नहीं गया। पूरब हल्की क्रीपी स्माइल के साथ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूं? तुम्हारा मोबाइल हमेशा ऑनलाइन रहता है और तुम कह रही हो तुम मेरा कॉल नहीं देख पा रही हो। तभी पूरब कीर्ति के गालों पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम उस दिन पार्टी के बाद ऐसे क्यों चली आए? क्या हुआ, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। ये बोल उसके गालों को सहलाने लगता है। कीर्ति उसके हाथों को अपने गालों पर से हटाते हुए बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस देर हो रही थी तो मैं चली आई। उसका ये बोलना पूरब के अंदर गुस्से की आग जला रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह झूठ है, क्योंकि कीर्ति को हाई डोज सेक्सुअल ड्रग्स दिया गया था। फिर भी पूरब अपने आप को नॉर्मल करते हुए, अच्छा वो सब छोड़ो, चलो ना हम कहीं बैठकर अच्छे से बात करते हैं। पर कीर्ति उसे दूर हटाते हुए, नहीं मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, ये सब बोलते हुए कोर्टी काम रही थी। कीर्ति को अपने आप से इतना दूर जाते देख पूरब गुस्से में, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? और वह अपना आपा खो और गुस्से में कीर्ति के बालों को जोर से पकड़ लेता है और बोलता है, क्यों क्यों तुम मुझसे दूर भाग रही हो? मैंने तुम्हें उस दिन प्रपोज किया था सिर्फ इसलिए। कीर्ति की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह रोते हुए बोलती है, प्लीज पूरब छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी पूरब अपने होश में आता है और वह उसे छोड़कर दूर से बोलता है, सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी, गलती से हो गया। ये बोल उसके पास आने लगता है तो कीर्ति दूर से हट जाती है और बोलती है, आप पागल हो गए हो? कीर्ति ये सब बोलते ही वहां से दौड़कर भाग जाती है। उसको अपने से दूर जाता देख पूरा अपना सर टेढ़ा कर क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, यस मेरी जाना, मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे हुस्न का, मैं तुम्हारे हुस्न का दीदार करने का, तुम्हारे और तुम्हारी बहन का। पर आन्या मेरे कब्जे में तभी आएगी जब मैं तुम्हें अपने कब्जे में पकड़ लूंगा, तुम्हारे साथ वो सब करूंगा, उसके बाद बड़ी मछली हाथ लगेगी। यह बोल पागलों की तरह हंसने लगता है। कीर्ति दौड़कर वहां से अपने घर की तरफ पहुंचती है, क्योंकि वो लोग पैदल ही शॉपिंग के लिए आए हुए थे और मार्केट ज्यादा दूर नहीं था। इस समय घर में कोई नहीं था। कृति दौड़कर अपने रूम में चली जाती है और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़े होकर अपने आप को रगड़ने लगती है
और बोलती है, क्यों क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ, क्यों आप इतने घटिया हो सकते हैं? हम सबको इस बारे में पता ही नहीं था। ये बोल अपने आप को अच्छे से साफ करने लगती है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है, कपड़े चेंज कर बालकनी में खड़े होकर ढलती हुए सूरज को देख रही थी। तभी उसे वीर की कही हुई बात याद आती है। फ्लैशबैक। जब कीर्ति जाने वाली होती है तभी वीर कीर्ति से बोलता है पूरब से दूर रहना। तो कीर्ति नासमझी में वीर को देखती है तो वीर बोलता है तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार पूरब है। कीर्ति को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा गुस्से में बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? पूर्व हमारे गार्जियन की तरह है, हमारे दोस्त, हम उन्हें बचपन से जानते हैं, वह ऐसे नहीं है। तभी वीर हाथ बांधे हुए कहता है, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आन्या तो हमारे पास है, उसे हम प्रोटेक्ट कर लेंगे और तुम्हें अपने आप को बचाकर रखना है। कीर्ति, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे अपने आप को बचाकर रखना है? वीर, हाँ, क्योंकि तुम्हारे जो जूस में ड्रग्स था वो पूरब ने ही मिलाया था। कीर्ति थोड़ा गुस्से में, क्या सबूत है आपके पास? वीर मुस्कुराते हुए, बस 5 मिनट रुको, तुम्हारा सबूत मेरे पास ही आने वाला है, क्योंकि मैं जानता था तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि विश्वास की पट्टी उसने जो बांधना रखी है। अभी कुछ देर बाद ही एक गाड़ी आती है और उसमें से एक बॉडीगार्ड निकल एक पेन ड्राइव उसे निकाल कर देता है। उस पेन ड्राइव को वीर अपने गाड़ी में रखे लैपटॉप निकाल उसमें कनेक्ट कर कृति के सामने चला देता है। यह वहां की सीसीटीवी कैमरा थी जिसे वीर के आदमियों ने मेन व्यू को टारगेट कर उसका क्लिप निकालकर वीर को दिया था। जैसे जैसे कीर्ति उस वीडियो को देखते जाती है उसके माथे पर पसीना और आंखों से आंसू निकलते जाते हैं और वही धम्म से कार से टिक कर बैठ जाती है और मुंह पर हाथ रख लेती है। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि पूरब कीर्ति को जबरदस्ती रोक रहा था और वेटर को कुछ इशारा कर रहा था और वेटर जूस में कुछ मिला कीर्ति को दे दिया था। और यहाँ तक कि पूरब जो अपने दोस्तों से कीर्ति के बारे में और आन्या के बारे में जो घटिया बातें की थी वो तक रिकॉर्डिंग वो कीर्ति को दिखा देता है। वीर, अब तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है ना, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया था। कीर्ति वीर की तरफ देखने लगती है तो वीर बताता है, ये बात आदित्य और मुझे पहले से ही पता थी, इसलिए आदित्य तुम्हारे तरफ चारों तरफ बॉडीगार्ड लगा कर रखा था। पर तुम्हारे पार्टी में जाने की बात से आगे क्या हुआ तुम जानती हो कि रति अपनी नजर झुका देती है। फ्लैशबैक एंड। कीर्ति अपने मन में बोलती है, आन्या दीदी मासूम है, इतनी की कौन सच्चा है कौन झूठा उन्हें फर्क नहीं समझ आता, मुझे उन्हें बचाना होगा। शाम का समय कपूर हाउस के बाहर गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था और आसिमा के बालकनी की तरफ देख रहा था। उसके मुंह में इस समय सिगरेट थी जिसे वह लगातार पी रहा था। जब आसिमा को प्रकाश के सामने से उठाकर ले गया था तब कुछ दूर पर जाकर अधीरा गाड़ी रोकता है। आसिमा चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे मेरे ही डैड के सामने से उठाकर ले जाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अधीरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसके बारे में कौन क्या सोचता है। ई आशिमा गुस्से में, तुम नहीं सोचते पर मैं तो सोचती हूं ना। वो मेरे डैड क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुमने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये बोल अधीरा आधी रात को अपने से जाने लगती है। अधीरा उसके पास जाने वाला होता है तो आसिमा उसे हाथ दिखाते हुए बोलती है, मेरे पास मत आना। इस समय आसिमा काफी गुस्से में थी। अधीरा अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए गाड़ी पर जोर जोर से पंच मारने लगता है। उसके हाथों से खून बहने लगता है। उससे आज तक किसी ने भी इतनी तेज आवाज में बात नहीं की और वह आसिमा को हट नहीं करना चाहता था। जब वह आशिमा को रोकता तब आसिमा उससे और दूर भागती। तभी अधीरा गुस्से में उसे गोद में उठाकर कार में बैठा देता है और सीट बेल्ट लगा कार स्टार्ट कर देता है। आशिमा कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती है रात का समय है, वो अकेले कहीं नहीं जा सकती। कुछ देर बाद वो आसिमा को उसके घर पर छोड़ वहां से चला जाता है। प्रेजेंट एक तक वो आसिमा की खिड़की की तरफ देख रहा था तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल देख उसे तुरंत रिसीव कर, हेलो बॉस। उधर से आदित्य कुछ कहता है। अधीरा तुरंत गाड़ी में बैठ एक नजर सीमा की खिड़की को देख वहां से निकल जाता है। रात के 10 बजे। इस समय मौसम काफी अलग था। हवाएं तेज चल रही थी तो वही समुद्र में लहरें काफी ऊंची ऊंची आती जा रही थी और उन्हें लहरों के बीच से बड़े बड़े शिप जो रात के अंधेरे से छटती हुई आती दिख रही थी। वो बड़ी बड़ी शिप समुद्र के किनारे से होते हुए अपने एक जगह पर रुकती है। तभी कुछ मुंह पर बांधे काले कपड़े वाले काले पोशाक के आदमी उस शिप पर रस्सी के सहारे चढ़ने लगते हैं क्योंकि वो शिप काफी ऊंचाई पर थी और काफी विशाल थी। वो सभी काले पोशाक वाले आदमी उस शिप पर चढ़ धीरे धीरे अंदर घुसते हुए वहां के गोदाम पर खड़े कई बॉडीगार्ड को अपने साइलेंट बंदूक से जान से मार देते हैं। तभी कुछ आदमी कई आदमी को अंदर आने का इशारा करते हैं। वो सभी 8-10 आदमी वहां के धके हुए बड़ी बड़ी कार्टून को खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखें चमक जाती हैं क्योंकि उसमें कई न्यू मॉडल बंदूक और बारूद थे। वो आदमी किसी को फोन लगाते हुए कहता है, बॉस माल हमें मिल गया है, माल हमारे सामने है, क्या करना है? उधर से ऑन कॉल, गुड वर्क। जिस रास्ते से वो सामान आया है उसी रास्ते में उसे मिला दो। ये कहे एक हंसी गुज जाती है। वो सभी एक दूसरे को इशारा करते हैं और वहां पड़े कार्टून को समुद्र में फेंकने लगते हैं। वो सब काम कर धीरे धीरे कर वहां से निकल जाते हैं।
पर शायद वो सब ये भूल जाते हैं कि इतनी बड़ी माल, इतनी बड़ी जहाज, वहां सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड क्यों था। वहीं दूसरी तरफ एक जेट के पास अधीरा खड़ा था। तभी वहां पर एक कार रुकती है। उसमें से अर्जुन और आदित्य बाहर निकलते हैं। दोनों की ही पर्सनैलिटी इस समय गजब की लग रही थी। दोनों का चेहरा काफी ज्यादा सुंदर था। बस अंतर था तो आंखें, बाल में और कुछ कलर स्क्रीन। आदित्य की स्किन काफी ज्यादा वाइट थी, जैसे फॉरेनर की होती है, तो वही अर्जुन की कलर गेहुआ रंग थी। पर दोनों की पर्सनैलिटी गजब की थी। दोनों ही जाकर जेट में बैठ जाते हैं और जेट अपनी उड़ान भर रूस के लिए चली जाती है। रूस में इनकी आज बहुत बड़ी डील होने वाली थी, जहां पर काफी सारे हथियारों का डील होने वाला था। अगली सुबह आन्या के बगल में अलार्म लगातार बज रही थी। वो बार बार इधर उधर घूम कर सो जाती, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो झट से अपनी आंखें खोल देखती है तो आदित्य उसके बगल में नहीं था। उसका मुंह बन जाता है। ये सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं। फिर मुस्कुराते हुए वैसे चले जाते हैं तो अच्छा ही होता है, कम से कम कुछ फ्री का करने को तो मिलता है। ये कह वह जैसे अपना हाथ फैलाती है। उसका हाथ किसी चीज से टकराता है। वो साइड में देखती हूँ तो एक गिफ्ट रैपर से बंधा हुआ था। वो उसे खोलकर कंफ्यूजन में देखती है तो उसमें मोबाइल था। वो देख उसकी आंखें चमक जाती है। फिर थोड़ी मायूस होकर कहती है, यह मेरा नहीं हो सकता। तभी उस मोबाइल में फिर से अलार्म बजता है। आन्या उस अलार्म को बंद कर वो मोबाइल जैसे ही खोलती है उसे एक मैसेज दिखता है। वो मैसेज ओपन करती है तो मैसेज हबी के नाम से था। उसमें लिखा था, मिसेज राजवंश, मैं जानता हूं तुम थोड़ी कंफ्यूजन में होगी। यह मैं तुम्हें जरूरी काम के लिए दे रहा कर हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि फालतू किसी से बातें करना या फालतू काम करना है। आन्या का मुंह बन जाता है और बोलती है, मोबाइल भी दे रहा है तो अपनी शर्त से एक। लेकिन उसे खुशी थी कि उसके पास मोबाइल तो है। वो नहाने चली जाती है। बाहर आती है तो उसे बाहर मीना दिख जाती है। सामने मीना डाइनिंग टेबल पर कुछ रख रही थी। आन्या खुश हो जाती है और बोलती है, तुम यहाँ। मीना, हाँ दीदी, वह भैया ने मुझे आज से यहाँ रहने के लिए कहा था। आन्या कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे घर में कोई दिख नहीं रहा था। तभी वो पूछती है, सब लोग कहाँ गए। मीना, वो वीर भैया नाश्ता कर ऑफिस चले गए हैं और बाकी तो मुझे कोई नहीं दिखा। आन्या सोचती है, हो सकता है आदित्य कहीं चले गए हैं। वो कुछ नहीं बोलती है। वो नाश्ता कर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। आन्या भले ही मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन चुकी थी, पर फिर भी आदित्य के कहने पर वह इस शादी को एक सीक्रेट रख रही थी। आदित्य के कई सारे दुश्मन थे जो इस ताक में थे उसकी कौन सी क्या कमजोरी है। तो आन्या अपने सिंदूर को ऐसा लगाती थी कि वह दिखे नहीं और मंगलसूत्र को अपने कपड़े के अंदर छुपा देती थी। वो कॉलेज गई तो कॉलेज में आज काफी जगह हलचल थी। वहां पहुंचती है तो देखती है बोर्ड पर कुछ लिखा गया था। तभी उसे प्रिया दिख जाती है। वो प्रिया से बोलती है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। प्रिया, अरे तुझे नहीं पता, एक हफ्ते बाद हम सभी सेमेस्टर में कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाएगा। आन्या ये सुनकर खुश होती है, तभी कुछ सोचकर मायूस होती है। पता नहीं मुझे आदित्य जाने देंगे या नहीं। प्रिया, तू एक बार कोशिश तो करना। अपनी कॉलेज के पीरियड पूरा कर सभी एक साथ बैठे हुए थे। अन्य और प्रिया अपने मटर गश्ती में लगे हुए थे, पर वहां बैठी कीर्ति और पीयूष दोनों ही थोड़े खोए खोए लग रहे थे। प्रिया आन्या को हल्का सा अपने कंधों से धक्का देते हुए पीयूष और कीर्ति की तरफ इशारा करती है, जो दोनों ही कब से अपने समय समोसे को हाथ में पकड़े कुछ सोच रहे थे। दोनों को एक जैसे कंडीशन में देख दोनों में आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। तभी प्रिया भी उसको आवाज लगाते हुए बोलती है, ओ मेरे भोले भंडारी, कहाँ खो गए हो। पीयूष अपने होश में आता है। प्रिया के आवाज लगाने से कीर्ति भी अपने होश में आती है। पीयूष, कुछ नहीं यारा। प्रिया, अरे ऐसे ही कुछ नहीं, क्या हुआ बताओ। तभी पीयूष थोड़ा सा शर्माते हुए बोलता है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। आन्या और प्रिया दोनों को ठसका लग जाता है और दोनों ही खांसने लगती है। कीर्ति आन्या का पीठ रब करने लगती है तो पीयूष प्रिया को पानी देता है। आन्या द ग्रेट, पीयूष को किसी से फर्स्ट मीटिंग में ही प्यार हो गया है। जरा हमें भी वह खुशनसीब लड़की तो बताओ। तभी पीयूष अपने नाखून को अपने मुंह में डालते हुए, वह थी ना एक प्यारी सी मॉडल, वह लड़की। आत्या बोलती है, कौन लड़की। पीयूष, अरे वही जिसके ऊपर तुमने जूस गिरा दिया था। आन्या अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगती है। आन्या थोड़ी गुस्से में बोलती है, तू पागल हो गया है। वो तुझसे उम्र में बड़ी है एक पीयूष, पर दिखती थोड़ी ना है। आन्या, देखने से क्या है, पता तो है ना कि वो तुझसे बड़ी है। जब प्रियंका चोपड़ा अपने से 10 से 12 साल लड़के छोटे से शादी कर सकती है, 3-4 साल का गैप क्या मैटर पड़ता है। प्रिया, क्या बे तू सच में उस लड़की को पसंद करने लगा है, या फिर मेरा ऐसे ही हमारा दिमाग खा रहा है। तभी पीयूष जोर जोर से हंस लगता है और बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दोनों ही गहरी सांस लेती है और अपना खाना खाने लगती है। पर पीयूष के होठों और आंखों दोनों ही में मैच नहीं कर रही थी। कुछ तो था जो उसे छुपा रहा था। तभी आन्या प्रिया और पीयूष को अपना मोबाइल दिखाती है। मोबाइल देख। पीयूष उसके हाथ से मोबाइल लेते हो बोलता है, अरे साले की क्या गजब की मोबाइल मिली है, तुझे कौन दिया है।
आन्या थोड़ी एक्टिंग कर, मेरे पति ने दिया है। पीयूष तुझे पता भी है इसकी कीमत क्या है? आन्या, होगा 20,000 रुपए तक। मुझे भी देखकर लग रहा था। तभी पीयूष अपने माथे पर हाथ मारते हुए, अरे बेवकूफ, इस मोबाइल की कीमत लगभग 10 से 15 लाख रुपए है। ये सुनते ही आन्या की आंखें बड़ी हो जाती है। शाम को आन्या घर पर आती है तो वीर को घर पर पाती है। आन्या भाई, आप इतना जल्दी घर पर आ गए? हाँ, आज मेरी जल्दी छुट्टी हो गई। अन्य, आपके बॉस ने आपको छुट्टी दे दी? वीर, नहीं, क्योंकि मेरा बॉस यहाँ नहीं है। आन्या नासमझी में वीर की तरफ देखती है। वीर बोलता है, आदित्य आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है? आन्या थोड़ी उदासी के साथ वीर को देखती है। वीर, आदित्य की एक बहुत बड़ी डील थी, वह मुझे तुमसे बताने को बोला था और कुछ दिन लगेगा आने में। ये सुन आर्या थोड़ी उदास होकर अपने रूम में चली जाती है। तो वहीं रूस के एक बड़े से होटल के एक बड़े कमरे में कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ डील की बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी हंसते हुए कहता है, इस बार की डील मेरी होगी। इस असर को मुझसे हारना ही होगा। ये बोलो हंसने लगता है। तभी उसे एक भारी सी आवाज आती है, इतनी भी जल्दी अपने खुशी की जश्न नहीं मनाने चाहिए केडी, कहीं ऐसा ना हो खुशी कुछ जल्दी गम में बदल जाए। ये सुन सभी सामने देखते हैं तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है।